कि आपकी रील मिलियन में तो जाती है लेकिन आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते। उसके सिंपल से दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो उसका ये होता है कि आपके कंटेंट में आप मुझे अपनी पहली वीडियो के बारे में बताइए कि कैसे आपने वो पहली वीडियो सोची कि इसका टॉपिक क्या होगा, आपने क्या बनाई और कितना उसके व्यूज़ आया। वेदर इट्स इंस्टाग्राम और इट्स यूट्यूब, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो उसकी दो चीज़ें होती है। एक तो होता है आपका इंटरेस्ट और एक होता है आपकी डिमांड मार्केट में। सो फुल टाइम करियर कंटेंट क्रिएशन पॉसिबल है आज के टाइम में? लेकिन यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं होता है कि कभी आपकी कम अर्निंग हो सकती है, कभी ज़्यादा हो That's सकती है, true. कभी बंद भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कैरियर नहीं होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए कैरियर हो सकता है। एक वीडियो बनाया, एक वीडियो को हमको स्पॉन्सरशिप के 20,000, 30,000, 50,000 एक टाइम पर 1,00,000 मिलने लग गए। यार चलो इतने पैसे तो मैं एक कोलैब से निकाल लूंगा, इस तरह की चीज़ें हाँ आती हैं आती है। कि आपकी सब वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ है, मैंने देखा है। क्योंकि एक्चुअली एक तो ना आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हो, लाइक आई सेड, आगे जाके आप शादी करेंगे, अपने बच्चों को एक्सपोज करेंगे आप कंटेंट क्रिएशन से, फ्यूचर किड्स। अगर आज आपने नहीं किया स्टार्ट तो यकीन मानो कल भी नहीं कर पाओगे और कभी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आज आपका मन किया है, आज ही चैनल बनाओ, आज ही कोई वीडियो डाल दो, ये वीडियो डाल दो आप रील बना करके, हाय दोस्तों मेरा नाम ये है, मैं आज से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सो हेलो गाइज, आई एम बैक अगेन। आज के हमारे जो गेस्ट है ना वो काफ़ी यंग है, तो आप लोग उनसे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। उन्होंने बहुत कम टाइम में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। लाइक उनके ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगर मिलाकर देखें, ही हैज़ 5 मिलियन फॉलोअर्स, एटलीस्ट 5 मिलियन, ज़्यादा भी हो सकता है। सो गाइज उनसे हम बात करेंगे उन्होंने कैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी। देखो सब लोग बात करते हैं सक्सेस की, आज हम उनसे बात करेंगे कैसे, क्या उनकी स्ट्रगल्स थे, क्या उनके फेलियर्स थे, क्या उन्होंने सीखा और कैसे उन्होंने कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमाना स्टार्ट किया, और क्या फ्यूचर है कंटेंट क्रिएशन का इंडिया में, और आप कैसे एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो और पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मेरी लिस्ट में है जो हम जानेंगे। सो बिना देरी करे लेट्स वेलकम आवर गेस्ट टुडे, दीपक दहिया। थैंक यू सो मच दीपक फॉर बीइंग हियर एंड जॉइनिंग। और आई होप मेरी ऑडियंस आपसे काफ़ी कुछ सीख पाए, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतने बढ़िया वीडियोस बनाते हो, इतना बढ़िया चैनल, आई थिंक 4 मिलियन। बट सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम लोग सब ये देखते हैं कि आपके चैनल पे 100 की व्यूज़, मिलियन व्यूज़ सब उस पर, लेकिन जब आपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की थी तो कैसे आपने स्टार्ट किया था? यू टोल्ड मी यू स्टार्टेड व्हेन यू वर इन 11th। मैं एक स्टूडेंट था और एज अ स्टूडेंट मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, क्योंकि माइंड में था कि यार हमें ना कुछ करना है यहाँ से, और स्कूल में हमारे पास में टाइम होता है। 11th क्लास में आपको ये इंस्पिरेशन आ गई? हाँ, उससे पहले आ चुकी थी इनफैक्ट, पर एक स्पेसिफिकली एक चीज़ मिल नहीं पा रही थी कि हम क्या करना चाहिए। पर मुझे लगा कि एज अ स्टूडेंट एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ कर सकते हैं, जहाँ से हम पैसे भी कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पर अपना करियर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बस वो थॉट आया और मैंने स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया तब लगा कि इसमें तो करियर ही बनाना चाहिए, सिर्फ इसको साइड बाई साइड नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से थॉट आया, फिर उसमें लगे रहे सही से, तो फिर इसको आप मुझे अपनी पहली वीडियो के बारे में बताइए कि कैसे आपने वो पहली वीडियो सोची कि इसका टॉपिक क्या होगा, आपने क्या बनाई और कितना उस पर व्यूज़ आया। देखो पहली वीडियो तो ना, मतलब पहले मैंने सोचा था, उस टाइम ना कॉमेडी का बहुत बड़ा दौर था। आपने देखा होगा कि यूट्यूब की जो स्टार्टिंग हुई थी वो भुवन बाम, आशीष चंचलानी, अमित पढ़ाना उस टाइम पर काफ़ी बहुत फेमस होते थे और वो चलता था कंटेंट बहुत ज़्यादा। तो ऑब्वियसली जो चलता है वही हमारे माइंड में आता है। जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो क्योंकि आपने पिछले 1-2 साल में पॉडकास्टिंग बहुत अच्छी देखी है, तो वो उस टाइम पर चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कॉमेडी वीडियोज़ बनाया जाए। पर कॉमेडी वीडियो मुझे अकेली तो बनानी थी, मुझे 4-5 लोग चाहिए। तो मैंने अपने 1-2 फ्रेंड से पूछा, उन्होंने तुरंत मना कर दी। तो मैंने सोचा अगर 1-2 नहीं मना कर दिया जो सबसे खास है, बाकी से फिर मैं क्या ही पूछूं। तो मैंने कहा यार ये वीडियो तो हम नहीं बना सकते। फिर माइंड में थॉट आया कि यार और क्या चल सकता है जो हम बना सकते हैं। तो मैंने देखा कि मैथमेटिकल ट्रिक्स जो होती है वो भी उस टाइम पर काफ़ी अच्छी चलती थी, जहाँ पर आप कुछ प्रूव कर रहे हो कि 1+1 11 कैसे होता है, इस तरह की कुछ ट्रिक चीज़ होती थी। तो मैंने फिर वो कंटेंट बनाया जो कि बहुत ईजी था। बस कुछ नहीं, पेन कॉपी लिया, ऊपर से कुछ लिखा, ऊपर से वीडियो बनाया और उसको डाल दिया। तो वो वीडियो मेरा पहला था, 1+1 = 11। मैंने पहला वीडियो वो अपलोड किया था। फिर उसी तरह के मैंने 1-2 वीडियो और अपलोड किया, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ के लिए ना तो मैं बनाऊँ, ना इसको मैं लॉन्ग टर्म चला सकता हूँ, ना ही मेरा इससे ब्रांड बनेगा, और चल भी नहीं रहा वीडियो। मुझे ऐसा लगता था कि यार यूट्यूब पर अगर सबके वीडियो मिलियंस में है, तो मैं भी अगर ऐसा बनाता हूँ सेम, तो मेरे वीडियोस भी मिलियंस में चले जाएंगे और अकाउंट एड करेंगे, पैसे आ जाएंगे। मुझे लगा इतना सिंपल ही पूरा इसका स्ट्रक्चर रहता होगा। लेकिन जब आए यहाँ पर तब पता चला कि ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होती है, चीज़ें होती है, ग्रोथ वाली चीज़ होती है, जो बहुत मुश्किल से वो चीज़ होती है। पर धीरे धीरे टेस्ट एंड ट्राई करके फिर हमने कंटेंट को अपग्रेड किया। तो वहाँ से अगर मैं बताऊँ, कंटिन्यू करूँ, तो मैंने वो कंटेंट अपलोड किया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे क्या पसंद है एक्चुअल, मैं क्या कंज्यूम करता हूँ। तो मैं मोटिवेशनल वीडियो, स्टडी टिप्स, ये वाला कंटेंट। 11th क्लास में आपने मोटिवेशनल वीडियो बना दिया? जी, मैं वही कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, उस टाइम पर भी। तो वो कंटेंट में बहुत कंज्यूम करता, मतलब संदीप माहेश्वरी सर जो है, उनके चैनल पर उस टाइम तक अगर 200-300 वीडियोस थी, मैंने हार्डली कोई वीडियो मिस करी होगी।
उनके चैनल पर जा करके ओल्डेस्ट में जा करके मैंने एक एक वीडियो सारी देखी, मल्टीपल टाइम देखी, उस तरह के जितने वीडियोज सारे मैंने देखे, तो उसी तरह से माइंडसेट मेरा बन रहा था वहाँ पर। तो बस मैंने वही कंटेंट स्टार्ट किया, उसी मैंने कंटिन्यू किया और धीरे धीरे कर करके फिर हमने ग्रोथ अचीव तो किया। आपको उनके चैनल से इन्फ्लुएंस आया और आपने अपनी लर्निंग के थ्रू वीडियोस बनाना स्टार्ट किया? चैनल से इन्फ्लुएंस नहीं आया, क्योंकि देखो वो जो कर रहे हैं वो एक तरह से सेशन कर रहे हैं, तो उनसे तो इंस्पिरेशन में उस तरह से ले भी नहीं सकता, लेकिन हाँ वो मेरी इंस्पिरेशन है लाइफ में, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, तो हाँ वो मेरी इंस्पिरेशन रहा है। लेकिन मेरा जो कंटेंट का थीम था वो थोड़ा सा अलग था, जहाँ पर मेरा वॉइस और फॉर्म में था, मेरा फेस भी नहीं शो करता था मैं अपना, तो मेरा फेसलेस चैनल था पहले। ओके जी। सो दीपक, आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बनाना चाहते हैं, कुछ फेस के साथ बनाना चाहते हैं, कुछ फेसलेस भी बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको किस नीश में स्टार्ट करना चाहिए, सो वो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? देखो, अगर कोई भी इंसान ये आइडेंटिफाई करना चाहता है कि उसको किस चीज़ में वीडियो बनाना चाहिए, वेदर इट्स इंस्टाग्राम और इट्स यूट्यूब, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो उसकी दो चीज़ें होती है, एक तो होता है आपका इंटरेस्ट और एक होता है आपकी डिमांड मार्केट में। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर मिसिंग है तो आप अपनी नीश फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो लोग कहते हैं कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपका पैशन हो, आपको वहाँ पर कंटेंट बनाना चाहिए, पर मान लो आप यहाँ पर आते हो और आपका इंटरेस्ट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, आप बनाओ कंटेंट, कौन देखेगा? डिमांड ही नहीं है। और अगर आप मान लो कि मार्केट में डिमांड है किस चीज़ की, मान लो मार्केट में डिमांड है फाइनेंस की, लेकिन आपको फाइनेंस का एफ भी नहीं पता, आपको कैलकुलेशन नहीं आती किसी चीज़ के ठीक से, ना आपको रूल्स पता होते, ना कुछ पता कैसे काम करती चीज़ें, तो आपका इंटरेस्ट नहीं वहाँ पर, तो आप डिमांड होने के बावजूद आप बना नहीं सकते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। आराम से बैठकर देखो कि मार्केट में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई देख रहा है, हर कोई बना रहा है और चल भी रही है अच्छे से, वो 10 चीज़ें कौन सी है। अब इन 10 में से मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर चीज़ में है, तो वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट भी है, जहाँ पर मैं चीज़ें सीख सकता हूँ, बना सकता हूँ, 5 साल तक बना सकता हूँ, और उस चीज़ की डिमांड भी है। नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा, यस, लेकिन इंटरेस्ट होगा तो इंसान करेगा, क्यों नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो ये दो चीज़ें मैच हो जाती है, तब आपकी जो नीश होती है वो बिल्कुल ब्लास्टर होती है, तब वो जो नीश आप उसमें बहुत ग्रो करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किस चीज़ में कंटेंट बनाने वाले हो, वहीं से सारी चीज़ डिफाइन हो जाती है। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं सेलेक्ट करोगे जहाँ पर डिमांड तो है लेकिन आपको बोरिंग लग रही है, आप देखोगे तक नहीं कंटेंट, उसका कंटेंट देखोगे नहीं, आप बनाओगे क्या? तो इंटरेस्ट और डिमांड वाली चीज़ जो है, बस आप ये फाइंड आउट कर लो, आपकी नीश हो जाएगी क्लियर। और अच्छा, आपने जब अपना फर्स्ट फेस वाला वीडियो बनाया तो आपको फर्स्ट कैसा कौन सा लगा? वीडियो बनाया? फेस वाला वीडियो किया। हाँ देखो, मेरा ना 1+1 11 के बाद में ना 2-3-4 बाद मैंने वीडियो फेस वाले ही बनाए थे। 1 मिलियन होने के नहीं, एक दो वीडियो मैंने बनाया अपने स्टार्टिंग के, उसके बाद मैंने फेस वाले वीडियो ही स्टार्ट किए थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि ना मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं करता था फेस वीडियोस को, वीडियो एडिटिंग सपोर्ट नहीं करता था, तो उस चक्कर में फिर मुझे अपना वॉइस ओवर वाला जो कंटेंट वो कंटिन्यू करना पड़ा। मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो चैलेंज मुझे मिला, क्योंकि शायद अगर मैं फेस वाला वीडियो कंटिन्यू करता तो मुझे शायद ग्रोथ नहीं मिलती, और अगर मुझे ग्रोथ नहीं मिलती तो यहाँ नहीं बैठा होता मैं आज। तो इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम आई, तो मैंने स्टार्ट किया वॉइस ओवर का कंटेंट, और वॉइस ओवर में मेरी ग्रोथ वहाँ पर अच्छी हुई, क्योंकि लोगों ने फेस नहीं देखा, वीडियो क्वालिटी नहीं देखी, सिर्फ आवाज़ पे फोकस किया, म्यूजिक पे फोकस किया, रिदम पे फोकस किया, और वहाँ से जो मेरे मोटिवेशनल वीडियो थे वो अच्छा परफॉर्म किए थे। तो कई बार कहा जाता है ना, साल पहले की बात करें जब आपने स्टार्ट किया था, ये बातें 2019 की जनवरी फरवरी की बात है, तो 7-8 साल पुरानी 7-8 साल होने वाले हैं। यस, 7 साल तो हो चुके हैं। उस टाइम पे तो ज़्यादा यूट्यूबर्स भी नहीं थे। नहीं थे, बहुत उस टाइम भी बहुत आ चुके थे। नहीं, वो दिखता है ऐसा कि उस टाइम नहीं थे, लेकिन उस टाइम कम थे, मानता हूँ मैं, कम थे, लेकिन उस टाइम भी बहुत कंपटीशन था। तो इट्स वेरी क्राउडेड, यू विल हैव टू एग्री दैट। नहीं, लेकिन उस टाइम ऑडियंस भी कम थी ना, ऑडियंस भी कम थी, इसलिए यूट्यूब चैनल भी कम था, तो बात तो लगभग मुझे लगता है उस टाइम बराबर थी। हाँ, ऑडियंस भी ज़्यादा उस टाइम, टिकटॉक पे लोग सारे लोग थे, यूट्यूब पे इतना लोग एक्टिव नहीं थे। कोविड आया, फिर लोगों ने यूट्यूब को थोड़ा समझा क्या है चीज़ें, उसके बाद फिर यहाँ पर ऑडियंस भी अच्छी खासी आई है। तो यस, मैं मानता हूँ कि उस टाइम जो चीज़ें थी सेम अभी भी यहाँ पर है, उस टाइम भी उतना ही कॉम्पिटिशन था जितना आज है, क्योंकि मुझे भी वहाँ पर पूरा घिस कर काम करने के बाद भी 7-8 महीने लगे थे। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया आपको? नहीं, मेरे पास में फ़ोन नहीं था, तो घर का जो फ़ोन था वही मैं यूज़ करता था, और इंटरनेट पे डलाने के पैसे नहीं होते थे मेरे पास, और घर वाले अगर डला देते थे तो वेट करते थे कि कब खत्म हो और कब हम वीडियो बनाना बंद करें। सो वो स्टडी के टाइम पर वो प्रेशर रहता था उस टाइम पर। राइट। और वो जो आपने पेशेंस रखा, आपने कब अपनी फर्स्ट अर्निंग, और कितनी थी आपकी फर्स्ट अर्निंग? देखो, मैंने स्टार्ट किया दिसंबर 2018 में, मैंने वीडियोज़ बनाए, फिर मैं लगभग 5 महीने बाद मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ यूट्यूब की तरफ से, लेकिन $100 कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो कंप्लीट नहीं हुए थे, तो 5 महीने लगे मुझे अपना मोनेटाइजेशन कंप्लीट करने में। फिर मेरे वीडियोस वगैरह चले, और एक प्रोसेस होती है कि आपका एडसेंस अकाउंट बनेगा, एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो मेरा एडसेंस का जो पेमेंट था वो तो ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर, मतलब 10-11 महीने लग गए थे मुझे पहला एडसेंस यूट्यूब की तरफ से पेमेंट आने में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल की जो ग्रोथ थी उसकी वजह से मुझे कई सारे स्पॉन्सर मिल चुके थे। हाँ, तो एक कंपनी का नाम रिवील नहीं करता हूँ, एक कंपनी है, तो उसने मुझे स्पॉन्सर किया था, और वहाँ से मेरी 10,000 की अर्निंग हुई थी पहली, और सबसे पहले मैंने फ़ोन लिया था उससे, फ़ोन लिया था। बट ऑब्वियस फिर आपने अपने पेरेंट्स को बताया होगा?
पेरेंट्स को तो पहले पता चल चुका था, लेकिन मेन तो यही कि पैसा आता है तो उनको विश्वास होता है। हाँ। तो बस हाँ, वहाँ पर आया तो उनको थोड़ा लगा कि हाँ कुछ तो एटलीस्ट आ सकता है, पर ये नहीं था कि रेगुलर आएगा, इतना आ सकता है, इतना आ सकता है, वो उनको पता नहीं था, वो आइडिया नहीं था। लेकिन जब वो रेगुलर चीज़ आने लगी, होने लगी, तब उनको लगा कि नहीं कुछ तो ऐसा है। सो 8 साल पहले आपकी मंथली अर्निंग कितनी हो गई थी? 8 साल पहले नहीं, 8 साल तो जर्नी को भी एटलीस्ट कंप्लीट राइट, नहीं हुए। 7 ईयर्स 6 ईयर्स पहले 2020 में। 2020 में आप उस टाइम पर देखो इनिशियल स्पॉन्सर जो थे वो 10-20। आपकी तो उस टाइम पे वीडियोस बहुत ज्यादा चल गई होंगी क्योंकि कोरोना था और सब लोग बैठ के हाँ आपकी वीडियोस हाँ, देख नहीं रहे तब होंगे। तक कोविड तक तो मेरे 1 मिलियन कंप्लीट हो चुके, जब कोविड ने एंट्री मारी थी तब मेरे 1 मिलियन कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन उस टाइम तो अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी क्योंकि यूट्यूब उतना रेवेन्यू दे नहीं पाता था, और स्पॉन्सर से भी अर्निंग मेरी स्टार्ट ही हुई थी उस टाइम तक। तो फिर भी एवरेज 10,000 20,000 कितना था मंथली? हाँ देखो, कह नहीं सको, मेरा पहले जो इनकम हुई थी स्पॉन्सर हुई 10,000 रुपये। फिर मैंने उसमें इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि मेरा ऑलमोस्ट उसमें 25-30 हज़ार स्पॉन्सर से बन गए थे। राइट। फिर मुझे और स्पॉन्सर मिले 20-30 हज़ार रुपये में, 30 हज़ार रुपये में करने लग गया मैं। फिर मेरा यूट्यूब का पहला पेमेंट 50 हज़ार का आया था एडसेंस से। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी कम एज में आपने मंथली इतना कमाना स्टार्ट किया, तो जो चीज़ 6 साल पहले पॉसिबल थी, क्या वो आज के टाइम पे भी पॉसिबल है? और आज के टाइम पे कंटेंट आज की क्रिएशन डेट में ईजी है सर, आज की मतलब आज की डेट में तो बहुत ईजी है, मैं मानता हूँ। क्योंकि उस टाइम में फिर कह रहा हूँ ऑडियंस बहुत कम थी, ऑडियंस मैच्योर नहीं थी, ब्रांड्स इतने नहीं थे उस टाइम पर, आज के लेकिन टाइम आज पे की डेट में बहुत है। कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा है। नहीं है यार, कंपटीशन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो इसमें तो कंपटीशन से आप बहुत आगे निकल जाते हो। लोग टाइम नहीं देना चाहते इस चीज़ में, अंदर से सीखना नहीं चाहते, लोग पैशनेट नहीं होते इस काम के लिए। लोग कभी भी ये सोचते नहीं कि हम यहाँ पर आए तो ये एक आपको एक आर्टिस्ट माइंडसेट चाहिए होता है यहाँ पर, जहाँ पर आप अपने कंटेंट में अंदर घुस करके चीज़ें देख रहे हो, समझ रहे हो, फील कर रहे हो उस चीज़ को, आप ऑडियंस को फील कर रहे हो। तो लोग उसको समझते नहीं, उसको वो कर नहीं पाते हो। जो करते हैं चुनिंदा लोग करते हैं, चुनिंदा लोग, सब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं यहाँ पर। कुछ कम ग्रो करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, पर ये ग्रोथ सबकी होती है। सो फुल टाइम करियर कंटेंट क्रिएशन पॉसिबल है आज के टाइम में? अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बता दो, कैरियर की डेफिनेशन क्या होती है? तो आपकी कैरियर की डेफिनेशन क्या, उस पर डिपेंड करेगा कि सोशल मीडिया आपके लिए कैरियर है या नहीं जिससे है। लोग मुझे जाने कि दिस इज व्हाट आई डू। जैसे हम कहीं जाते हैं, रिलेटिव्स पूछते हैं आप क्या करते हो, हाँ। तो मैं बोलूँगी मैं यूट्यूबर हूँ, या फिर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, या फिर मैं किसी जॉब में कहीं किसी कंपनी में जॉब करती हूँ, फिर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। सो दिस ओके, इज माय अच्छा कोई आइडेंटिटी। आपसे पूछे कि आप काम क्या करते हो, तो आप प्राउडली ये कह सको कि मैं ये करता हूँ और इसमें पैसे भी कमाता पैसे हूँ। भी कमाता हूँ। ओके, हाँ नहीं, क्योंकि कई लोगों की डेफिनेशन ये होती है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में उनकी जॉब लगती है तो उनको पता है कि उनको सालों का पैसा हर महीने फिक्स आने वाला है, तो वो उनका कैरियर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं होता है कि कभी आपकी कम अर्निंग हो सकती है, कभी ज़्यादा हो That's सकती है, true. कभी बंद भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कैरियर नहीं होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए कैरियर हो सकता है। और मुझे लगता है आज की डेट में भी अगर कोई चाहे तो डेफिनेटली इसको अपना कैरियर बना सकता है, और बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पर है। सो उनको एक प्लान भी रखना चाहिए या फिर इस पर डिपेंडेंट होना चाहिए? 100% रखना चाहिए, प्लान भी रखना ही चाहिए। सिर्फ इन्फ्लुएंसर अगर आप बनते हो, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। नेवर नो, कि राइट? कब यूट्यूब की पॉलिसी, इंस्टाग्राम की पॉलिसी चेंज हो जाए, कब कौन सा प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, टिकटॉक कब आया रातों रात गायब हो गया, गायब पता हो भी नहीं गया। चला, है ना। यूट्यूब अमेरिका का प्रोडक्ट है, वो कब उनसे इंडिया से रिलेशन खराब हो जाए, कब कौन सी पॉलिसी आए, कब एआई की कोई गाइडलाइन आ जाए, और कब आपका चैनल टर्मिनेट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर। और इंस्टाग्राम कितना रिपीटेडली अकाउंट्स बैन कर रहा है, हाँ, regardless इंस्टाग्राम कितना यहाँ पर follower है। इंस्टाग्राम बैन कर रहा है तो कुछ नहीं कह सकते। तो ये सबका प्लान बी जो है वो होना ही चाहिए यहाँ पर, मुझे लगता है। आपका प्लान भी क्या है? नहीं, हमारे ऑलरेडी हैं कई सारे बिजनेसेस, हमारी एजेंसी भी है, हमारे कोर्सेज भी, हमारी कम्युनिटीज़ है, तो मेरी मेनली अर्निंग वैसे वहीं से होती है। और हमारे केस में ये भी है ना कि देखो आप सोशल मीडिया पर अगर आते हो और अगर आप अपना अच्छा ब्रांड बना लेते हो, तो अगर आपका अकाउंट वगैरह सस्पेंड हो भी जाता है तो आपको ऑडियंस फिर से कहीं ना कहीं पर ढूंढ लेती है, आप कहीं पर अगर आते हो तो। लेकिन अगर आप वो हो कि ऐसे क्रिएटर जिसको कोई नहीं जानता, आप आए, आपने कंटेंट बनाया लेकिन लोगों ने याद नहीं रखा आपको, आपने उतना ब्रांड नहीं बनाया अपना, तो उस कंडीशन में फिर आप टर्मिनेट हो जाओगे, तो आप चले जाओगे पूरी तरह से यहाँ से। लेकिन आप यहाँ पर आते हो, लोगों की हेल्प करते हो, उनकी लाइफ में वैल्यूएट करते हो, वैल्यूबल कंटेंट देते हो, तो आपका ब्रांड बनता है, और तब लोग आपको याद भी रखते हैं। तो आप अकाउंट सस्पेंड हो भी जाए तो क्या हुआ, हम किसी और पर शिफ्ट हो जाएंगे, लोग वहाँ पर आपके लिए आ जाएंगे। अगर इंडिया का एक न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है तो क्या लगता है कि यूथ को उस पर स्विच करना चाहिए या फिर रिलायबल रहना चाहिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर? पहले तो इंडिया बहुत मुश्किल है कि ऐसा कुछ कर ले। इंडिया इतना टाइम हो गया एक अपना खुद का ढंग का एक प्लेटफॉर्म नहीं ला पाया। हम देखिए कोई प्लेटफॉर्म, ट्विटर आप देखो ना, ट्विटर इंडिया का नहीं है, यूट्यूब आप देखो, गूगल देखो, अमेजोन देखो, क्या इस सबकी कॉपी करके वो लाते हैं, वो भी इतना होता नहीं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गूगल मतलब इंडिया अपना कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर पाए और उस हेवी लेवल तक पहुंचा पाए, क्योंकि अच्छे लोग यहाँ से इंडिया से बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए और वहाँ जाकर के वो सारी चीज़ करते हैं, तो बहुत रेयर है। और अगर आ भी जाता है तो लोग इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब ने सालों दिए हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में, लोग इतना पैसा दिया, सब कुछ दिया है, तो ट्रस्ट जीता यूट्यूब और गूगल ने। बट आजकल लोग इंस्टाग्राम से थोड़ा भागने लगे हैं, दे आर हैविंग सेकंड थॉट्स, क्योंकि इंस्टाग्राम बार बार अकाउंट बैन कर रहा है। ऑप्शन नहीं है ना, कहाँ भागेंगे, भाग के जाओगे भी कहाँ पर, तो वो अंधों में काना राजा वाली बात हो जाती है। तो ऑप्शन है नहीं, आपको वहीं रहना पड़ेगा, वो जो कर रहे हैं उसमें आपको जीना पड़ेगा उसी तरह से। अच्छा ठीक है, वैसे हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, हाँ हाँ। इट्स नेम इज पालीफाई।
आपने? ओके, Yes, and we already have 70,000 people work ओके, subscribing over there and then creating content. तो ओके, 1 लाख हम टच करने वाले हैं बहुत जल्दी. ग्रेट। देखो इस तरह का आप कर रहे हो, अच्छी चीज़ है ये, लेकिन इस तरह के और भी पहले प्लेटफॉर्म्स आए हैं, कई सारे हाँ, भी आई चलते हैं, एग्री. लेकिन उस लेवल पे रिलायबिलिटी लाना हाँ, थोड़ा मुश्किल है लोगों उस को लेवल पे ले जाया बोलना. जा सकता है। जो मेरे पास ना और आ, उस लेवल पे ले जाने के लिए हमें इंस्टाग्राम को बंद करवाना पड़ेगा. नहीं नहीं, देखो नहीं, अगर आप अगर सोचोगे लोगों कि को जब जो चाहिए टिकटॉक बंद हुआ था तो चिंगारी पे सब गए थे कि नहीं गए थे. हम्म, सो जैसे ही एक कुछ बंद होगा ना, लोग एकदम से सेकंड ऑप्शन ढूंढने पे लग जाते हैं कि अब हाँ, मैं क्या करूँ. नहीं डेफिनेटली मेरे साथ मेरे चैनल पर ना एक स्ट्राइक आई थी, कम्युनिटी गाइडलाइन, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये यूट्यूब कभी भी कुछ भी कर देता है, Right. इंडिया का प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए अच्छा एक। हाँ. तो मेरे माइंड में थोड़ा था कि शाला कभी होगा तो और मैं क्योंकि बनाऊंगा वो एक लोग प्लेटफॉर्म। सुनते भी नहीं है, नहीं और सुनते। उनकी जो स्ट्राइक आती है ना, फिर वो लोग आपकी चीज़ों को बैन कर देते हैं फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, और फिर वो अकाउंट की रीच कम कर देते हैं एंड फॉर नो रीजन. उसमें कोई सुनवाई नहीं है कि आप कोई कस्टमर सपोर्ट है, कोई आपसे बात करे, कोई होता ईमेल का भी है रिप्लाई तो करे. उतना सपोर्ट जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है सपोर्ट, तो Right. सपोर्ट फिर किस काम का? सपोर्ट का मतलब भी होता है कि कहीं आप फंस गए तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा नहीं तो किस काम का it's सपोर्ट है? not there. क्योंकि उनको पता है ना कि उन्होंने वो जायंट है, उन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ है मार्केट. बट देन आई थिंक वो इस चीज़ को शायद समझ नहीं रहे हैं कि इंडिया उनका मेन कंज्यूमर है, राइट. जितने इंडियंस उनके प्लेटफॉर्म पे होंगे वो किसी कंट्री के लोग नहीं होंगे. डू यू एग्री विद दैट? लेकिन उनको भी पता है कि अभी कहीं जा भी नहीं सकते इंडियन ऑडियंस, हम जो करें वो करेंगे, लेकिन जो लोग कहीं जा भी नहीं सकते ना, तो अगर थोड़ा बहुत कम भी हो गए लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत ऑडियंस रहेगी उनके पास, जो उनके पास ही रहेगी, तो वो चीज़ उनको पता है, इसलिए चीज़ें चल रही है। ओके. अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कंटेंट क्रिएटर है जो फ्रेश है, सो उसने अपना पहला वीडियो बनाया एंड अभी वो बस ट्राई कर रहा है और हैंड्स ऑन कर रहा है कि मैं ये वीडियो ट्राई करता हूँ, ये चलेगी कि नहीं चलेगी, तो कैसे उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए सोचना चाहिए कंटेंट, और कैसे आप प्लान करते हो अपने कंटेंट को? यानी कि आप पूछ रहे हो कि कंटेंट आइडियाज़ वो कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ना? एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कॉपी, और थोड़ा नेगेटिव वर्ड ये होता है, लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इस दुनिया में हर चीज़ कॉपी होती है, बस लोगों को पता नहीं होती कि कहाँ से कौन सी चीज़ कॉपी होती है। आप दुनिया के जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखते हो, उनकी भी जो चीज़ें हो कहीं ना कहीं से कॉपी होती है। समय रैना का शो चल रहा है, 50 मिलियन हर वीडियो पे क्रॉस कर रहे हैं व्यूज़, वो कॉपी शो है, कॉपीड शो है, वो भी कहीं से कॉपी किया गया है। इंडिया की इतनी कंपनीज आप देखोगे सारी कहीं ना कहीं से कॉपी की हुई है, तो कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। आप अपना थोड़ा सा उसमें टेस्ट अलग डाल दो हल्का सा, और आप कॉपी करो आंख बंद करके। करना क्या इसके लिए, आपको कुछ नहीं करना, अपनी कैटेगरी की आपको 10 से 15 इंस्टाग्राम पेजेस और 10 से 15 आपको यूट्यूब चैनल्स उठा लेने हैं, और उन 10 को वो टॉप क्वालिटी के होने चाहिए, आपके फेवरेट होने चाहिए, और आपको लगता है कि यस मेरे फेवरेट तो ऐसी दुनिया की भी यही फेवरेट है, आपको उन पर जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद में आप ये देखो पिछले 1 साल में इनका कौन सा ऐसा कंटेंट है जो एवरेज से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बस उसी पे आप वीडियोस बना दो, ये आपके टॉपिक हो जाएंगे। और ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे, इस टेक्निक से आपको कभी भी वीडियो आइडियाज़ की कभी कमी नहीं होगी। अब हमेशा आपका जो कंटेंट का आइडिया आपको मिलता ही रहेगा इससे। नाइस. सो आई गाइस नोट कर लो, अभी बहुत सारी चीज़ें और पूछने वाली हूँ आपके लिए. जी। अच्छा दीपक, ये बताइए कि इतना टाइम हो गया आप ये कर रहे हो, कि आपको लगता है कि अब मैं थक गया हूँ ये बस करते हुए? नहीं नहीं यार, मतलब पहले मैं कई बार मैं सोचता था चीज़ें ही ऐसा, मतलब ये करने में आपको मज़ा आने लगा है? हाँ, देखो मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, आपको काम करना पड़ेगा। मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है और आपको काम पसंद नहीं है और काम में आपको चिढ़ आती है, आप 2 दिन काम ना करके देखो, आपको उससे ज़्यादा चिढ़ आने लग जाएगी। आई एग्री. अब उसमें मतलब ये नहीं होगा कि हम फ़ोन चला रहे हैं, वेकेशन चले गए, वो अलग बात होती है। आप एक जगह बैठो, 8 घंटे कुछ मत करो, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि काम करना ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, उन्होंने कई सारी बुक लिखी, उन्होंने एक और बुक भी लिखी हुई है रिटायरमेंट के ऊपर, कि यंग एज में रिटायर हम कैसे हो। तो मैं यंग हूँ तो मुझ में भी ये कीड़ा है कि भैया मुझे अपने 2-3 साल में फाइनेंशियली रिटायर होना है, अगले 2-3 साल में किसी भी तरह से। तो मैंने बुक परचेस की वो, और वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में एक चैप्टर में एक बात पढ़ी कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, उन्होंने प्लानिंग की, और 8 से 10 सालों में वो उनकी वाइफ रिटायर हो गए फाइनेंशियली। उन्होंने काम वाम कुछ छोड़ दिया, और जैसे उन्होंने वो चीज़ छोड़ी, अगले दिन 1-2 दिन बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि यार असली ज़िंदगी तो वही थी जो हम जी रहे थे आज तक, कि वो डेली जो काम की टेंशन होती थी, भागम दौड़ होती थी, डेली माइंड में हम सुबह उठ रहे हैं तो किसी रीज़न की वजह से उठ रहे हैं। आप उठे हो कि मुझे दीपक का पॉडकास्ट करने के लिए आना, मेरे माइंड में था कि मेरी यार सुबह 11 बजे एक मीटिंग है, 12 बजे वानी के साथ पॉडकास्ट है, उसके बाद में यहाँ जाना, इनसे मिलना है, तो सारी चीज़ माइंड में है। तो वही चीज़ें होती है जो कि आपको ज़िंदगी जीने का असली मज़ा देती है। और जब वीकेंड पे हम छुट्टी भी मनाते हैं तो हम सोचते हैं रिलैक्स का टाइम है, लेकिन मंडे को हमें फिर से रीस्टार्ट करना है. एग्जैक्टली तो आप जिंदगी भर इंसान ये सोच रहा था कि मैं कब काम से फ्री हूँ, और जब वो सालों बाद जब काम से फ्री होता है तो उसे लगता है जिंदगी तो वही थी, तो ना तो जिंदगी को पहले जी पाया, और अब उसे लग रहा है कि जिंदगी तो पहले थी जीने के लिए। तो आप ये मत सोचो कभी। देखो जो लोग रिटायर्ड है ना, कुछ आर्मी से रिटायर्ड लोगों आपसे मिलोगे, आप बैंक से रिटायर्ड लोगों से मिलो, उनका मन नहीं लगता है, उनको लगता है हमें कुछ काम दो। एग्जैक्टली मेरे ना सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं, मतलब इंक्लूडिंग माय फादर इन लॉ आल्सो, एंड देन देयर पीपल जो मेरे सोसाइटी में रहते हैं, जो
काम करके आए हैं अपना अच्छा और रिटायर्ड हैं, हम 70 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, तो बोलते हैं कि आप तो एंटरप्रेन्योर हो, कुछ हमारे लिए बनाओ ना, हम कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जैसे हम लोग घर में बैठे हुए हैं, हमारा मन नहीं लगता, नहीं तो लगता। हमारे लिए कुछ ऐसा बनाओ कि हमारा मन भी लग जाए, हम कुछ काम भी कर लें। इट्स नॉट अबाउट मनी, बट हम कुछ तो करें, क्योंकि आदत है उन लोग को काम करने की। एग्जैक्टली और मैं कहता हूँ ज़िंदगी में जितनी जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए इंसान को उतना अच्छा है। मैंने वो बुक पढ़ी और मैं भी उस टाइम पहले मैं यही सोचता था कि यार काम कई बार इससे करना पड़ता है, तो ये बस ऐसा हो कि सारा पैसा इतना हो जाए कि बस इनके लिए काम करना ना पड़े फालतू का, और आराम से ज़िंदगी एंजॉय करो। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, काम तो देखो करना पड़ेगा, क्योंकि काम ना करना बहुत मुश्किल है, और आप फ्री रह करके कुछ नहीं कर सकते, आप जिंदा लाश बन जाओगे। तो सही यस, में। काम भले आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, यही ज़िंदगी है, इसके मज़े लो, सही तरीके से करो, क्योंकि आपको हमेशा करना है। ये कभी मैं सोचता था कि मुझे रिटायर होना है, काम बंद करेंगे, सब कुछ होगा, कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पर नहीं, अब नहीं सोचता मैं। अब क्या है आपका फ्यूचर प्लान? करते रहना है काम? हाँ, 100% मरते दम तक काम करना है, हम बुढ़े भी हो जाएंगे तब भी काम करेंगे, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट वरना करेंगे क्या जहाँ जैसे हो करेंगे? सकता है। एग्जैक्टली। पूरा दिन करेंगे क्या? मतलब दो लोग सोचते हैं कितना दुनिया घूम लोगे यार, कितने देश घूम राइट। लोगे, कितनी जगह घूम लोगे। वो अब हम सोचते हैं ऐसा, जिंदगी भर हम सोचते रहते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, वो करूँगा इस तरह से, लेकिन आप करके देख लो, आपको रियलाइज होगा कि यार ठीक है कर लिया, असली मजा वहीं पर है कि आप मुकेश अंबानी भी तो काम कर रहा है, कर रहे हैं ना। इतना पैसा कमा इलोन के। मस्क भी कर रहा है ना, कर रहे ट्रिलियनर बनने के हैं, ही इज बाद भी। कमिंग अप विद समथिंग डिफरेंट। एग्जैक्टली। ट्रिलियनर बन गए हैं वो, उनको क्या जरूरत है कमाने की, सोचा जाए तो तो। काम तो करना क्योंकि पड़ेगा। वो हैबिट हो जाती है ना, मन ही नहीं लगता फिर। और एक और चीज़ है, ये रियलाइजेशन जैसे आता है आपको काम में मजा आने लग जाता है, अब क्योंकि आपको जेंजी को क्या क्योंकि कहोगे? आपको अच्छा, पता है कि असली मजा यही है। अब जेंजी के लिए क्या कहेंगे, जो काम नहीं करना चाहते हैं, जिनको कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी देनी है और पूरा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए? देखो, जेंजी में ना बहुत भूखे, आप भी तो जेंजी हो। हाँ मैं भी जेंजी हूँ, बहुत बहुत भूखे जेंजी में, और बहुत कुछ करना चाहती है, पर उतनी ही ये जो है ये डिस्ट्रैक्टेड भी उतनी ही है। तो एक समझो आप चीज़ की, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो ये है कि इसमें 70 to 80% लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो आपका 70 to 80% कॉम्पिटिशन पहले हट जाता है। लेकिन ये जो 20% जो कॉम्पिटिशन है ये इतना हाई है, ये वाला बहुत हैवी है, यहाँ पर सारे लोग बहुत ताबड़तोड़ है। आई एग्री। तो इसमें ये आप ये समझो कि आपको 5 साल में ऐसी मेहनत करनी है, इस लेवल पे आपको जाना है कि ज़िंदगी के 50 साल जो है ना आपके सिक्योर हो जाए। आप जेप्टो के आप फाउंडर्स को देख लो, वो भी तो जेंजी हैं। एग्जैक्टली है, तो बहुत यंग कितने कुछ लोग कर रहे हैं, तो की ये जा बात सकती आपने है बस। सही बोली कि एक तो लोग बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्टेड हैं है। कि मतलब कुछ मत बोलो यार, इतना सा काम दे दो तो उनको लगता है बहुत काम दे दिया, बहुत ओवरलोड हो गया है, और हमें तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एंड दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मनी, हमें पैसा कम मिल रहा है। वो जो पहले आती थी ना कि इतने में इतना ही मिलेगा, तो उन्होंने उसको दिल पे ले लिया है कि यार इतने में इतना ही मिलेगा, हमें एक्स्ट्रा काम मत देना बिल्कुल भी। और एक ऐसा है कि यार कुछ तो कर दिखाना है, और एकदम हाँ, फेम कुछ उनको। बहुत बड़ा करना है, कुछ वो लोग होते हैं, पर वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लेकिन यस वहाँ पे भी टैकल करके आप बहुत आगे निकल सकते हो। करेक्ट। सो आप मुझे ये बताइए कि किस एज में आपने ऐसा किया कि आपकी इतनी अर्निंग होने लगी, आपने खुद के लिए कार खरीदी, अपनी कंपनी रन कर रहे हो, अब आप अपनी कुछ सक्सेस के बारे में बताइए, कैसे आपको लगा कि अब मैं कुछ अपने लिए कर सकता हूँ? नहीं, वो तो मैं क्या सोच के आया था कि मुझे 15 से 20 हज़ार भी अगर मिलते हैं ना यहाँ से यूट्यूब से, तो मैं खुश रहूँगा। क्योंकि जब इंसान कुछ भी नहीं कमा रहा है, 0 रुपये पर है, और उसकी पूरी फैमिली की इनकम भी अगर इतनी नहीं है मान लो, तो अगर वो सोचता है कि मैं अकेला ही 15-20 हज़ार यहाँ से कमा सकता हूँ, तो वो भी अपना फुल टाइम वाला काम में सोच रहा था उस टाइम पे, तब भी फुल टाइम हो सकता हूँ, इतना उस टाइम पर इतनी वैल्यू थी 15-20 हज़ार की मेरे लिए। लेकिन जब वो आए तो पहली इनकम 50 हज़ार आ गई थी यूट्यूब से, तो जब एडसेंस का रेवेन्यू 2-3 महीनों का एक साथ मिल करके आया, एक वीडियो बनाया, एक ही वीडियो को हमको स्पॉन्सरशिप के 20 हज़ार, 30 हज़ार, 50-50 हज़ार, एक टाइम पर 1-1 लाख मिलने लग गए, तो फिर तो हम क्यों ही उस तरफ से सोचेंगे। तो कार वार तो क्या है, कभी भी मतलब पहले साल भी हम ले सकते थे, पर नहीं, हमने पहले घर वगैरह में इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, घर वर बनाया, उसके बाद फिर हमने वो चीज़ें की है। तो सक्सेस को लेकर ठीक है, नया होता है, आई लेकिन थिंक सक्सेस का जो मंत्र है वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे आप जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो, याद आपके लिए होता रहता है। पहले आपके लिए कि आपको थोड़ा सा बेसिक सर्वाइवल के लिए आपको पैसे मिल जाए, हाँ। फिर आपकी खुद की इच्छा है कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते, अच्छा मोबाइल आपके फोन वो आपके पास 5 हो, पॉइंट्स चेंज वो होते आपका हो रहते हैं। जाए। फिर आप उससे ऊपर उठकर सोचते हो कि यार जो छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं ना, बिल्कुल भी टेंशन इनका ना हो हाँ। कि कभी भी 500 हज़ार रुपये कहीं खर्च कर दिए पहले वो एक जो सेकंड के लिए 2000 भी। की शर्ट आपको महंगी लगती होगी, अब हाँ, आपको लगता होगा यार ले लो हाँ, ना। उसको ले लो, आपको बिल्कुल भी सोचना ना पड़े कि अच्छा खासा पैसा अपने पास में रखा हुआ है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो लेवल का आप सोचते हो, फिर उससे ऊपर लेवल का आप सोचते हो, तो बस वो चेंज होता रहता है, और होता भी रहना चाहिए। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें भागते रहो। लेकिन दीपक, मैंने देखा है कि आप काफी अपने रूट्स से जुड़े हो, काफी डाउन टू अर्थ हो, तो वो कैसे? वो परवरिश भी है, और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हम मतलब मैं बहुत गाँव में रहा हूँ बचपन में, मैंने तो भैंसे वगैरह भी चराई है, वाओ। और मुझे अच्छा लगता था वो गांव में रहना। मतलब गर्मी की छुट्टियां अगर लगती थी ना जब स्कूल की, तो आज अगर लास्ट एग्जाम है तो आज शाम को ही मैं गांव में जाऊंगा, और जब 2 महीने के बाद में जब स्कूल ओपन होंगे, तो जिस दिन ओपन होगा उसके एक दिन पहले मैं अपने यहाँ आज शहर जब में आप जाऊंगा। गांव में जाते हो सब लोग आपको देखते होंगे हाँ, और बहुत प्राउड करते हाँ, होंगे, नहीं, हमारे बिल्कुल। गांव का बेटा है। हाँ, वो प्राउड फील करते हैं कई बार।
तो गांव में रहा हूँ, बहुत इन्जॉय करते हैं, तो वहाँ से सारी जुड़ी हुई चीज़ें, वहीं से हम बिलोंग करते हैं, तो सारा कुछ हमने देखा है, जो जितना हो सकता है वो सारा कुछ देखा है। जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, फैमिली बहुत हम्बल है, तो उन्हीं से सारा कुछ देख करके सीखा है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप शॉपिंग करने गए, आपको आप सोचते होंगे यार पहले तो मेरा इतना खुला नहीं था, मैं पहले तो कुछ शॉपिंग नहीं कर पाता, अब सब तो आप ये सोचते होंगे यार चलो इतने पैसे तो मैं एक कोलैब से ही निकाल लूंगा, इस तरह की चीज़ें आती है हाँ, आती माइंड आती में? आती आती है कि कई बार हमने कोई खर्चा किया तो मैंने सोचते कोई नहीं है, तो एक कोर्स अगर होगा ऐसा सेल होगा तो उससे अपना इतना खर्चा निकल जाएगा, एक वीडियो में इतना स्पॉन्सर आएगा तो उससे इतना ये निकल जाएगा, ऐसा होता है। हाँ। नाइस नाइस। अच्छा दीपक, हम अभी ने कोलैब्स की बात की, आप ये बताइए कि एडसेंस, कोर्सेज, कोलैब्स, इन सब में से आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है? नहीं, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि मैं बताता हूँ आप सभी को, एक क्रिएटर है, एक व्लॉगर है इंडिया के बहुत बड़े, उनका एडसेंस रेवेन्यू अपने आप एक महीने का 1 करोड़ से ऊपर है, तो उनके लिए तो वो चीज़ हो गई सबसे मेन। फिर ब्रांड्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन हाँ मेन तो उनका एडसेंस रेवेन्यू बहुत बड़ा अपने आप में है, और कई लोगों का अच्छा खासा एडसेंस रेवेन्यू होता है। कई सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जिनके व्यूज़ तो इतने नहीं आते, लेकिन उनका अपने आप में ब्रांड बहुत बड़ा होता है। जैसे इंडिया के बहुत बड़े पॉडकास्टर है, तो उनके व्यूज़ ठीक है 3-4-5 लाख मान लो हर वीडियो पर आते हैं, लेकिन एक एक कोलेब्रेशन का वो आराम से 20 से 25-30 लाख तक चार्ज करते हैं। तो उनके लिए पेड पॉडकास्टिंग और कोलेब्रेशन जो है उनके लिए मेन सोर्स वहाँ पर होती है, क्योंकि 20-25 लाख कमाने के लिए आपको यूट्यूब से बहुत बड़ी व्यूअरशिप चाहिए, बहुत ही बड़ी, जो कि पॉसिबल नहीं है लॉन्ग वीडियोज़ पर। तो उनके लिए मेन सोर्स क्या हो गया, उनके लिए कोलेब्रेशन हो गया। इंडिया के एक मैनिफेस्टेशन कोच है बहुत बड़े, और वो साल का 70-80 करोड़ करते हैं साल का, वो मैनिफेस्टेशन कोच है, अब वो कर रहे हैं कोर्सेज से, तो उनके लिए कोलेब्रेशन करते ही नहीं है वो। एडसेंस रेवेन्यू तो टीम में से दान कर देते होंगे, वो 100 करोड़ का, ये क्या ही लगती है वो चीज़। तो उनके लिए उनके जो कोर्सेज, उनके जो प्रोग्राम्स है, वो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। अलग अलग लोगों के लिए इम्पैक्ट देखिए आप, कितना बड़ा इम्पैक्ट ये लोग छोड़ रहे हैं पूरी दुनिया पे, लोगों पे, हाँ, ऑडियंस पे तो देखो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी आपकी कैटेगरी है, क्या आपकी नीश है, आप किस जोनरा में काम करते हो, और आप अपने किस सोर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, वही आपका सबसे मेन प्रायोरिटी सोर्स बन जाता है। तो हर एक सोर्स अपने आप में करोड़ों कमा के दे सकता है, बस आप उसमें कितना काम करते हो उस पर चीज़ें डिपेंड करती है। फाइनेंस में अगर हम देखें तो फाइनेंस में कोलेब्रेशन के साथ साथ उनका सबसे ज़्यादा एफिलिएट से बनता है। इंडिया के क्रिएटर फाइनेंस की वो एफिलिएट सारा कुछ एफिलिएट मिला करके उनका साल का 1 करोड़ बनता है एफिलिएट वगैरह से, तो वो एफिलिएट से कमा रहे हैं सारी चीज़ें। तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, हर सोर्स का अपना एक प्रॉपर होता है। जब इसमें आप आते हो, अंदर जाते हो, थोड़ा काम करते हो, तो आपको 1-1.5 साल में समझ में आता है कि किस चीज़ से कितना पैसा बन सकता है और आप किस में काम करके अच्छा पैसा बना सकते हो। अच्छा, अगर हम देखें आज के टाइम में ना, कुछ लोग तो ऐसे वायरल हो जाते हैं कि कई स्टेडियम में चले गए, वहाँ पे उनकी फोटो आ गई तो वहीं पर वायरल हो गए, एक छोटा सा कोई वीडियो बना के उनकी कुछ वायरल हो गया, एंड देन वो। पर मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे आप कितने लोगों को जानते हो जो इस तरह से वायरल हुए हो? उनके आप नाम बता सकते हो ऐसे कितने लोग हैं? और वहाँ से वायरल होने के बाद में वो सालों तक वायरल हुए, ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, एक भी नहीं, मतलब एक भी आपको माइंड में नहीं आएगा, बताओ मुझे कोई एकदम नाम। से उनकी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, एंड देन क्योंकि वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनको हाँ, वो अपनी ऑडियंस को क्रेडिबिलिटी नहीं दे पा रहे देखो हैं, तो वो लूज कर देते ऑडियंस आपको सिर्फ लॉन्ग तभी देखती है जब आप उनको वैल्यू देते हो। हैं। ऑडियंस अपना फायदा देखती है, हम अपना फायदा देखते हैं। तो ऑडियंस का फायदा उस चीज़ में होता है कि अगर वो एंटरटेनमेंट के लिए आए तो उनको एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। करेक्ट। अगर वो फाइनेंस की वैल्यू के लिए आई है तो उनको फाइनेंस की वैल्यू सो मिलनी आपका कहना चाहिए। है मैं अपनी नीश से स्टिक होकर रहना पड़ेगा। नीच से स्टक होकर रहना पड़ेगा, और ऐसे लोग जिस चीज़ से वायरल हुए हैं उसी चीज़ से वो लगातार वायरल नहीं हो सकते। तो वो चीज़ एक बार साथ देती है, उनके थोड़े फॉलोअर बढ़ जाते हैं, फिर वो कौन थे, कहाँ थे, गायब हो जाते हैं पूरी तरह से, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मी मटेरियल भी पहले निकले जो आपने देखे होंगे, तो आए निकले गए तो वो उसमें आ जाते हैं। तो मैं कभी नहीं कहता कि इस तरह से वायरल हो, भगवान करे कि आप इस तरह से कभी वायरल हो ही ना एकदम से। आपकी जो ग्रोथ हो वो स्लो हो, क्वालिटी ऑडियंस आप डेवलप करो और उसी में आप अपना लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाओ, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अच्छा, एक शॉर्टकट हमने ये भी देखा है कि लोग जैसे शार्क टैंक हो गया, उस पर चले गए एज अ पार्टिसिपेंट, कंटेस्टेंट की तरह, और अदर रियलिटी शोज पे चले गए, फिर एकदम से उनको क्विक फेम मिल जाता है कि लोग उनको देखते हैं यार बढ़िया बोला इसने, कुछ अच्छा बनाया, लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, उस बंदे के भाव बढ़ जाते हैं जो गया है। ऑब्वियसली हाँ। जैसे फॉलोअर्स बढ़ा उसके भाव बढ़ने स्टार्ट हो गए। हाँ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो ये कितने लोग साथ में परी चीज़ होती है कि आप कई बार सोचते हो कि वहाँ चला गया उसके साथ में ये हो गया, पर कितने ऐसे लोग हैं इंडिया में? आप देखो कि 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स है, 8 करोड़, मुश्किल से साल भर में 10 लोगों के साथ में ऐसा होता होगा कि वो किसी शो में चले गए, वहाँ से उनको ये चीज़ मिल गई, पर वो आपके साथ में हो जाए, आपको एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि इस तरह से आपको नेम फेम मिले, क्योंकि वो हैंडल करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फिर लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, और अगर एक बार स्वाद शेर के मुंह को खून लग जाए तो फिर उससे वो नहीं ना मिले, फिर घास फूस मिले तो मज़ा नहीं आता। तो आप
चाहो भी तो देखो वो बहुत मुश्किल आपके लिए चीज़ होना, और आप उस तरह से आप ना ही करो। आपके लिए ग्रोथ का यही चांसेस है कि आप कोई एक चीज़ पकड़ो, बंदर खुद मत करो। आप एक चीज़ पकड़ो, उसमें आप कंटेंट बनाओ, लोगों को वैल्यू देने पे आप बिलीव करो। True. हमेशा सोचो ऑडियंस के बारे में, क्योंकि एल्गोरिथम ही अपने आप में ऑडियंस है। I agree. तो सब कुछ ऑडियंस से, आप सिर्फ ऑडियंस के बारे में सोचो कि ऑडियंस क्या चाहती है और मैं उनको कैसे दे सकता हूँ, दैट्स इट। फिर बदले में ऑडियंस आपको इतना देगी ना, आप संभाल नहीं पाओगे, इतना आपको ऑडियंस देती है, इतना भर भर के प्यार देती है, कमेंट्स, व्यूज़, रेगुलर तो व्यूज़, आपको क्या लगता है बहुत अच्छा कि बनता है। आपकी जो ऑडियंस आपने बिल्ड करे इतने सालों में 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके, सो आपको क्या लगता है आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके टूवर्ड्स? यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल होती है। जब उनके कमेंट्स वगैरह आते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो उस पे हमें तो कई बार काम करना पड़ता है। कई बार हमें फीडबैक देती है, उस तो पे भी आप हो चुका है। क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेकर उस पर वर्क करते हो? हाँ, 100%। कई बार उनकी डिमांड भी होती है कि इस चीज़ पे सर वीडियोज़ लेकर आओ, इस चीज़ पे लेकर के आओ, इस चीज़ बात करो, तो फिर हम वो चीज़ भी करते हैं वहाँ पर। वैसे ऑडियंस वेट ही करती है, क्योंकि उनको पता है कि हम कई बार खुद ही नई-नई चीज़ लाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है। Right. तो उसको हम खुद को ही नई चीज़ लानी पड़ेगी। तो उनको पता है कि हम वैसे भी नई दीपक, चीज़ आप लाते कुछ तो रहते कर हैं। ही रहे हो कि आपकी सब वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज है, मैंने देखा है। क्योंकि एक्चुअली एक तो ना आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हो, लाइक आई सेड कि आप एकदम देसी हो जैसे हम लोग हैं, तो आप उनसे बात करते हो, समझते हो कि उसका रूट कॉज क्या है। आप सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हो, यू ट्राइंग टू हेल्प पीपल, Yeah. राइट? सो ये हमारे माइंड में होना चाहिए। क्या 3 चीज़ कंटेंट क्रिएशन करते वक्त हमें माइंड में रखनी चाहिए? 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, जिस ऑडियंस के लिए आप कंटेंट बना रहे हो, उसको आपको माइंड में रखना चाहिए कि ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है। अगर आपने वो डिफाइन कर लिया, तो दूसरी चीज़ है कि उस एज ग्रुप के हिसाब से मैं कैसे सोच सकता हूँ। आपको माइंड में वो रखनी ही पड़ेगी। हर वक्त आपको ये सोचना है कि अगर मेरी वीडियो देखते वक्त लोग 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर बोर होते हैं, यानी कि मैं इस पार्ट में कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ, इस पार्ट को या तो हटाओ, आप एडिटिंग में हटाओ, बोलो ही मत उस पार्ट को आप वीडियो वगैरह में। तो उसको बार बार आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऑडियंस कहाँ बोर हो सकती है, कहाँ एंगेज हो सकती है, ऑडियंस क्या सोच रही होगी इस पार्ट को लेकर के। आपको बार बार ऑडियंस के बारे में सोचना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़ अगर मैं हो सकूँ, जो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है, कि आप किस तरह से डिलीवर कर रहे हो चीज़ों को। कई बार बिना वीडियो एडिटिंग के वीडियो बहुत वायरल हो जाते हैं। राइट। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर जो करते हैं ये चीज़, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका खुद का पिच, टोन जो होता है वही इतना कमाल का होता है कि लोग उससे ही इंप्रेस हो जाते हैं और उसी को सुनना लोग पसंद करते हैं। तो आप अपने बोलने के तरीके पे ध्यान दो। यस, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छा बोल सकते हो कैमरे के सामने। बिकॉज यू इम्प्रूव विद एवरी वीडियो। यस, मैंने स्टार्टिंग में तो कंटेंट बना लिया था, क्योंकि शर्म नहीं थी पहले कोई। लेकिन जब यहाँ पर आए, मेरे मिलियन क्रॉस सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हो गए, तो उसके बाद में फिर शर्म आ चुकी थी काफ़ी। फिर खोने को था कुछ, पहले खोने को कुछ नहीं था तो शर्म नहीं थी, लेकिन यहाँ पर खोने को बहुत कुछ था, तो शर्म आ चुकी थी। तो मैंने महीनों तक वीडियो नहीं बनाया। कई बार फेस कैम वीडियो मैंने स्टार्ट किया अपने सेकंड चैनल पर, तो मैंने महीनों तक वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कैमरे का डर था। लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से उसको टैकल किया, बहुत फंबल होते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, पर मैंने टैकल किया उसको बहुत प्रैक्टिस करके। तो 4-5 महीने मुझे लगे। आई एग्री। जो पहली बार वीडियो बनाता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज वेल, मुझे भी पहले लगता था कि यार नहीं, मुझे वीडियोस, फेस वाले वीडियोस तो नहीं बनाने हैं यार, नहीं करना। हाँ। पर धीरे धीरे मैंने एंटर किया, सोचा कि नहीं यार करना है, ब्रांड वैल्यू बनानी है, पॉडकास्ट करना है। तो फिर वो पहला तो डर लगता ही है। आई थिंक पहली 10 वीडियो में आई वॉज स्कैर्ड। फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आया, नहीं करना है। तो आई थिंक यू इम्प्रूव विद टाइम। बस आपको सोचना है कि करना है। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आई डोंट थिंक राइट। तो वो चीज़ें जर्नी का पार्ट होती है, और हर किसी को उससे गुजरना पड़ेगा, और गुजरना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तभी आप लोग सीखोगे। सो वीडियो का क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, आपने हुक नहीं डाला इसलिए आपका वीडियोस नहीं चल रहा है। सो व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स, जब हम कोई शॉर्ट्स या फिर कोई रील डालते हैं, तो उसमें हमें टेक केयर करना चाहिए ताकि वो अच्छी उठ जाए। तो इनिशियल वैसे मैं लोगों से कहता हूँ ना, आप क्वालिटी फोकस मत करो, आप फोकस करो क्वांटिटी पे। क्योंकि कोई भी नया इंसान चाह के भी क्वालिटी ला नहीं पाता है। आप कितना उसको प्रेशराइज कर लो, कितना उनको कह लो, क्वालिटी आएगी नहीं कहीं से कहाँ तक। तो मैं लोगों से कहता हूँ आप क्वांटिटी फोकस करो, और अगर आपको क्वालिटी चाहिए भी तो भी आप फोकस करो क्वांटिटी से, क्योंकि क्वालिटी आती है क्वांटिटी फोकस करने से। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि मान लो 2 इंसान है यहाँ पर, और एक इंसान है जो कि हफ्ते में 1 वीडियो अपलोड कर रहा है, साल में वीडियो अपलोड करता है 52। एक इंसान जो कि हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करता है, ये वीडियो टोटल अपलोड कर रहा है ऑलमोस्ट 150 प्लस साल भर में। तो एक तरफ आप देखो, इस बंदे के पास में 50 चांस है वायरल होने के, और इसके पास में 150 प्लस चांसेस है वायरल होने के एक साल में। इसने अपने चांसेस कम कर लिए कम कंटेंट बना करके, इसके चांसेस इसने हाई कर लिए ज़्यादा कंटेंट बना करके। सवाल यहाँ पर लोग मुझसे कई बार ये भी करते हैं कि सर अगर ये 50 वीडियो अच्छे होंगे तो ये चल जाएंगे, अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो ये चलेंगे ही नहीं। लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर नया क्रिएटर है ना, तो आप देखो इस बंदे ने हर चीज़ की 50 बार प्रैक्टिस की है, लेकिन इसने हर चीज़ की 150 बार प्रैक्टिस की है, 150 टाइम पर प्रैक्टिस कुछ की है। लोग बोलते हैं कि यार अपनी सोशल मीडिया पे भीड़ मत करो, इतना ज़्यादा कंटेंट मत डालो, लोग जो फॉलोअर्स आए वो भी चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता। देखो जितना ज़्यादा कंटेंट आप पब्लिश करोगे, जो गेम है ना वो है सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन का। आप देखोगे राज शमानी के इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर सैकड़ों पेजेस है, हज़ारों पेजेस है, और हर पेज पे उनकी रील्स जाती है, उनके फैन पेजेस वगैरह जो उनकी टीम हैंडल करती है उस तरह से, Right. उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन गेम। सूडो अकाउंट्स बना रखे हैं हाँ, तो उन्होंने यानी बहुत उनका ऑलमोस्ट महीने का 25 से 30 हज़ार कॉन्टेंट जाता है। तो जब ऑलमोस्ट वर्ल्ड के नंबर वन पॉडकास्टर बन जाएंगे कुछ टाइम में वो, तो जो वर्ल्ड के नंबर वन पॉडकास्टर है वो इतना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आप अकेले इतना सा करने में क्यों डर रहे हो? मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप दिन की 1000 डालो या दिन की 100 डाल भी नहीं पाओगे आप। दिन की अगर 2 डाल सकते हो तो 2 रील अपलोड करो। हफ्ते में अगर 3-4 यूट्यूब की वीडियो बना सकते हो तो वो आप बनाओ। मैंने अपने टाइम पर भी डेली वीडियो बनाई थी यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस, तो मैंने 35-40 दिन में लगभग 35-40 वीडियोज़ ही बना दी थी। लेकिन वो जो मैंने बनाई थी ना, उससे जो मैंने सीखा, उतनी मैंने स्क्रिप्ट लिखी, इतनी मैंने एडिटिंग करी, थंबनेल्स बनाए, जो मैंने सीखा उससे वो बहुत काम आया आगे। तो मैं लोगों से कहता हूँ स्टार्टिंग में आते हो तो हाँ, लोगों से कहता हूँ स्टार्टिंग में अगर आए हो तो आप बनाते रहो बस कंटेंट बिना सोचे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बनाए जा रहे हैं, उनकी रील्स भी वायरल हो रही हैं बट उनके फॉलोअर्स स्टक हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है? रील बना रहे हैं लेकिन फॉलोअर्स स्टक है। मतलब उनकी रील मिलियन भी जा रही हाँ है हाँ कि 100K 800K जा हाँ। रही है, बट फॉलोअर अभी भी 2 महीने से 1500 है, तो 1500 पे अटके हुआ है। उसके 2 चीज़ें होती हैं। देखो सिंपल से बताता हूँ कि जिन भी लोग के साथ में प्रॉब्लम है ना कि आपकी रील मिलियन में तो जाती है लेकिन आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, उसके सिंपल से 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो उसका ये होता है कि आपके कंटेंट में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे लोगों को लगाओ कि यार वाह क्या वैल्यू है फॉलो करें। और मुझे इसे फॉलो करना चाहिए इस चीज़ की वजह से। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ से आपने मांगा ही नहीं, आपने लोगों से कहा ही नहीं फॉलो करने के लिए। हाँ, CTA, इसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन, यानी कि आपने लोगों से कहा ही नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। एक इसको हम कहते हैं पावर ऑफ आस्किंग। एक लड़की संदीप माहेश्वरी सर के शो पर गई एज अ ऑडियंस, और वहाँ पर संदीप सर के साथ में थे भुवन बाम, बीबी की वाइन्स, और लड़की ने कहा भुवन बाम से कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज़ बोल दो कैमरे के सामने कि मैं कुछ वीडियो बनाती हूँ और मुझे फॉलो कर ले लो। तो भुवन बाम ने वो बोल भी दिया और उसके फॉलोअर 1 लाख हो गए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ आस्किंग। अगर वो लड़की नहीं पूछती, नहीं मांगती, नहीं, मैं इसको तो बोलूंगी भुवन बाम पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। पावर ऑफ इन्फ्लुएंस भी पावर ऑफ आस्किंग। वो पूछा, अगर वो पूछती नहीं, अगर नहीं बोलती इस चीज़ के लिए तो शायद वो चीज़ होती भी नहीं। प्लीज कह दो वान्या को फॉलो करो। ऑलरेडी आपके चैनल पे देख रही है, यस वान्या जी को फॉलो करो, और जितने व्यूज उतने सब्सक्राइबर यहाँ होने चाहिए इस वीडियो पर, ठीक है? इस क्लिप को मैं सारे में लगा दूंगी गाड़ी। हाँ, तो जितने लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करो वैल्यूबल कंटेंट्स के लिए यहाँ पर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसको बोलते हैं पावर ऑफ आस्किंग। तो आपको मांगना पड़ेगा, उन्होंने मांगा उनको मिला, अगर नहीं मांगते तो कभी नहीं मिलता। आप ये चीज़ करके देखो, आपको क्या करने की, देखो उससे पहले ना वैल्यू देनी पड़ेगी। मांगने का तरीका क्या होता है? एक तरीका होता है, एक भिखारी मांगता है लेकिन वो गलत तरीका होता है मांगने का। आप वैल्यू के बदले मांगो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप हेल्थ का कंटेंट बनाते हो, आपने बताया कि वेट लॉस कैसे करते हैं, तो वेट लॉस करने की आपने बताया कि आज की स्टूडेंट बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। आपने 3 टिप्स दी वेट लॉस को लेकर के, फिर आपने ऑडियंस से कहा कि अगर आप इसी तरह से अपनी वेट लॉस की जर्नी मेरे साथ करना चाहती हो तो मुझे फॉलो जरूर करो। आपने एक रीजन दिया फॉलो करने का, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आपने कहा कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो मेरे साथ में तो मुझे फॉलो कर सकते हो। और CTA में हर वीडियो में ऐड करना है कि हर वीडियो में करो, अगर आप चाहते हो हर वीडियो में फॉलोअर्स, हर वीडियो में करो। कोई एक वीडियो अगर बहुत अच्छा चला गया आपको लॉन्ग टर्म में, वो आपको बहुत फॉलोअर्स दे देगा। मेरे एक वीडियो ने मुझे 7 लाख सब्सक्राइबर दिए थे, क्योंकि उसमें मैंने बोला स्ट्रांगली कि मुझे फॉलो करो। अगर मैं नहीं बोलता तो शायद इतने फॉलोअर एक वीडियो से नहीं पड़ते कभी भी। तो मैं यही कहता हूँ, आप एक और एग्जांपल में देता हूँ, मान लो आपने फाइनेंस की कोई टिप दी, तो आप लोगों से कह सकते हो कि मैं इसी तरह से आपको फाइनेंस सिखाता रहूँगा, इसलिए मुझे फॉलो ज़रूर करो। आपने क्या कहा कि मैं इसी तरह से आपको सिखाऊंगा, यानी कि आपने कहा कि मैं आपको कुछ देने वाला हूँ, उसके बदले मुझे फॉलो करो। डायरेक्टली आप फॉलो के लिए मत कहो। अच्छा, अगर कोई रील आपकी पिक कर जाती है तो उस पर आपके बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे DMs आ जाते हैं, सो शुड वी आंसर ऑल द DMs एंड कमेंट्स? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप कर भी लो लेकिन एक टाइम बाद तो आप नहीं कर पाओगे। अगर मान लो कि आप बहुत बड़े लेवल पे जाते हो तो आप चाह के भी वो नहीं कर पाओगे। देखो 2 चीज़ें होती है, एक हर नया क्रिएटर चाहता है कि उसके साथ ये चीज़ हो, हर नया उसका होती नहीं, क्योंकि लेकिन ये क्योंकि और जैसे वायरल जाती है फिर वो कुछ थोड़ा टाइम तो उससे खुश होगा वो, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको चिढ़ आने लगेगी इस चीज़ की वजह से, और फिर वो उसको इग्नोर भी कर देगा और चाह करके फिर उसका रिप्लाई कर नहीं पाएगा। कि मैं कहता हूँ कि आपको दिन में ही कर पाओगे। दिन में आपको मैं कहता हूँ आपको 20 DM आते हैं, और हर DM में अगर मान लो आपने उसने रिप्लाई कर दिया तो वहाँ से वापस रिप्लाई आएगा कुछ, आपको वापस उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, फिर कुछ और पूछेगा। और हर इंसान आपके ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट भी अगर वो लेता है तो आपके 200 मिनट जाते हैं, यानी कि 3.5 घंटे आपके। इंसान काम भी 5-7 घंटे करता है आज की डेट में, तो आप वो चाह के भी वो चीज़ कर नहीं सकते। और जो लोग चाहते हैं कि उनके साथ होती नहीं है ये चीज़। और लेकिन आजकल तो जैसी रील वायरल होती है, इंस्टाग्राम या तो अकाउंट बैन कर देता है या फिर रील डिलीट कर देता है। उसका भी तरीका होता है, मेटा सपोर्ट से अगर लोग बात करते हैं तो फिर वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। हमारा तो नहीं आ पाया वापस। अच्छा, आपका नहीं आ पाया? हमारा अकाउंट 3 बार बैन हुआ। ओके। और ऑफिशियल अकाउंट द ऑफिस का, मतलब मेरा एक ब्रांड का, द ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट,
सो Okay. जो हमने सोशल मीडिया अब प्लेटफॉर्म वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी सब वेरिफिकेशन हो रखा था, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सब भी कुछ हो हो रखा रखा था। था ओके। एंड ब्लू टिक भी हमने पेड वाला अप्लाई हाँ, कर हाँ, दिया था। हाँ, स्टिल उन्होंने हाँ। 3 बार हमारा अकाउंट बढ़ा, तीनों बार वो उठने लगा था, मिलियन मिलियन व्यूज आ ओके। रहे थे हमारे। हम्म। और विद इन 4 मंथ्स ऑफ टाइम स्पेंड 45 के फॉलोअर्स हो गया था। ओके। और हमारे डैशबोर्ड 10 मिलियन व्यूज थे हम्म। इंस्टाग्राम के। बट ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा रील वायरल हो गई थी हमारी। सो वही है। और अभी मेरी भी एक रील वायरल हुई मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने हटा दिया वो भी हटा गया। और ओके। स्ट्रीक दे दिया इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने बोला था कि आई एम गिविंग द जॉब एंड आई गॉट 1000+ रेज्यूमेज और डीएम्स और फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो वो ये शायद कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं हुआ, बट आई एम ट्राइंग कि हम उसको टेक केयर करें। तो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिटी गाइडलाइंस हम फॉलो करें। तो आप कुछ बताना चाहिए कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में, नहीं, वो लोग कर भी लेंगे तो भी इंस्टाग्राम किसी का भी पेज उड़ा रहा है बिना किसी गाइडलाइन के भी, है ना? तो वहाँ पर तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए आपको बहुत सेफ होकर सिक्योर होकर खेलना पड़ेगा। Right. और ऐसा कोई रीज़न है ही नहीं जिसकी वजह से इंस्टाग्राम कर रहा है। आप कोई डांस कर रहा है तो उसका वीडियो क्यों ही गया होगा, है ना? वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा, कोई गाइडलाइंस भी वहाँ पर ऐसी कुछ नहीं है। तो ये चीज़ तो इंस्टाग्राम पर हो रही है और आई थिंक इंस्टाग्राम जल्दी से कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेगा। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन की सही एज क्या है स्टार्ट करने की? कि हमने देखा है आजकल छोटे छोटे बच्चे कंटेंट क्रिएट करने लगे हैं, और फिर कुछ लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं। बट गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया है कि 15-16 ईयर्स तक इट इज़ नॉट अलाउड कि आप कंटेंट क्रिएशन करो। गवर्नमेंट ने सब बताया? Right. क्या बताया? कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है हाँ, हाँ। 15-16 ईयर्स तक हाँ। आपको कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता। सोशल मीडिया ब्लैक बैन किया है Okay. बच्चों के लिए। हाँ। और सेकेंडली कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एज अ कोर्स भी इंट्रोड्यूस कर रहा है कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएशन का, कि आप प्रॉपर इसको अपना एज अ डिग्री परस्यू कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रहा है कंटेंट क्रिएशन, राइट? तो अब आप मुझे बताइए कि क्या सही एज है, क्योंकि आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं काफ़ी बच्चों के, और वो डेली कंटेंट क्रिएट कर, कुछ डांस में कर रहे हैं, कुछ बोल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सो क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ा ऑडियंस ग्रुप जो है ना वो बच्चों का ही है यूट्यूब पे। आप देखोगे अमेरिका के कई सारे किड्स वाले चैनल्स है, वो बिलियंस में उनके व्यूज है, बिलियंस और में। पूरी फैमिली लगी हुई है। पूरी फैमिली लगी हो तो क्यों नहीं लगेगी यार? अगर एक यूट्यूब चैनल से उनको महीने का 50-50 करोड़ भी आ जाता है कई बार, तो क्यों नहीं लगेगी उसमें? क्यों नहीं करेगा इंसान वो काम? बच्चे खुद उन्होंने पूरे अपने घर को वो सेटअप बना लिया है। मैं कहता हूँ वो बच्चे जब अगर मान लो नहीं करते हैं और बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब कहेंगे क्यों नहीं करा आपने? अपने माँ बाप से खुद कहेंगे क्यों नहीं करा, कर हो सकता था ऐसा काम, तो क्यों ना किया जाएगा वो काम? तो मुझे लगता है डिसीजन तो काफ़ी तक सही नहीं है, क्योंकि शौकिया तौर पे बच्चे कर सकते थे। यूट्यूब पर आकर लोग बोलना सीखते हैं, यहाँ पर ऑडियंस को समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो नेगेटिव साइड भी इसकी होती है कि लोग अपना बचपन में हो सकता है करियर अलग तरह से शिफ्ट कर ले, कुछ वो करना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड में, वो करे ना वहाँ पर, तो वो चीज़ कुछ हद तक सही है चीज़, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरह से सही नहीं है ये चीज़ करना। क्योंकि मैंने भी 16 की एज में स्टार्ट किया था। हो सकता था कि मैं उससे पहले भी स्टार्ट कर सकता था, पर वो मुझे लगता है कि इंसान की मेच्योरिटी 11-12 में थोड़ी बहुत आ जाती है कहीं ना कहीं पर, थोड़ी बहुत। तो वहाँ तक एक 8-10 साल की कुछ एज रखनी चाहिए, पर वो भी क्यों रखे जब किड्स का कंटेंट चल रहा है तो। बट चल रहा है तो वो अपना बचपन भी तो खो रहे हैं ना। अगर आपने वो चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस करी हैं अपने गांव में आपने नहीं की होती, तो शायद आप ये नहीं होते। नहीं तो 24 घंटे थोड़ी वीडियो बना रहा है इंसान। देखो इंसान बच्चा भी अगर है तो अगर आप उससे ये नहीं करा रहे तो कुछ ना कुछ और तो करेगा ही सही वो। अगर वो कंटेंट नहीं बना रहा है तो बच्चा, आप देखोगे 3 साल का बच्चा रील्स भी देखने लग जाता है, तो कंटेंट वहाँ भी देख रहा है, तो उसको कैसे बचाओगे? तो वो चीज़ वहाँ से भी हो रही है, तो आप वो चीज़ नहीं करने दोगे तो कुछ और तो खुद भी ऐसे ही कर लेगा। तो इसका ये सोल्यूशन नहीं होता कि हम वो चीज़ अच्छी वाली बैन कर दें और बुरी वाली तो चल ही रही जो चल रही है सारी। तो अभी देखते हैं क्या गाइडलाइंस इसके लिए और आती है। बाकी मुझे लगता है कि ये डिसीजन थोड़ा सही नहीं है। आगे जाके आप शादी करेंगे, अपने बच्चों को एक्सपोज करेंगे आप कंटेंट क्रिएशन से, फ्यूचर किड्स। मे बी सो वो लोग भी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। फैमिली कंटेंट, फैमिली शो। अच्छा ये बताइए कि कैन एआई जनरेटेड कंटेंट रिप्लेस ह्यूमन फेस क्रिएटर्स? यस, कुछ हद तक। मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि लोग 2 चीज़ों की वजह से आते हैं, एक है इमोशन की वजह से और एक है वैल्यू के लिए। तो वैल्यू और नॉलेज के लिए अगर लोग आते हैं तो वो जो बड़ा ऑडियंस ग्रुप है जो वैल्यू नॉलेज के लिए आता है यूट्यूब पर, उनको रिप्लेस कर देगा। जो एआई के अवतार्स होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, वो रिप्लेस उनको कर ही देगा कहीं कहीं पर। लेकिन एक और होता है इमोशन के लिए, जैसे कि कैरी मिनाटी, राउंड टू हेल, आशीष चंचलानी, संदीप माहेश्वरी, इस तरह के जो क्रिएटर्स हैं, लोग इनके पास में इमोशन की वजह से जाते हैं कि ये पर्सन कुछ बोलेगा, ये पर्सन मुझे हंसाएगा, तब मजा आएगा असली में। तो वहाँ पर आता है इमोशन। तो उस कंडीशन में जब आप बहुत बड़ा अपना ब्रांड बनाते हो, अपने ऑडियंस से कनेक्ट करते हो, एक इमोशन वहाँ पर देते हो, तो लोगों को लगता है ओरिजिनल इंसान बोल रहा है। कि लोग पता है कि एआई बोल रहा है तो वो भी लोग के माइंड में रहता है, और ओरिजिनल कोई बोल रहा है तो वो लोग के माइंड में रहता है। तो इमोशन की वजह से लोग आएंगे, तो कुछ वाले रिप्लेस हो जाएंगे और कुछ जो इमोशन। स्क्रिप्टेड कंटेंट है, अगर वो एआई बनाएगा तो लोग उसको ही फॉलो कर लेंगे, आपका कहना है? पर एआई तो मतलब एआई तो ही नहीं कि आप अपने आप आकर बना लेगा, या तो आप एआई से कंटेंट बनाओगे तो आप ही तो हुए वो एक तरह से। तो
आप रिप्लेस कर सकते हो, नहीं कि आप एआई का यूज़ करके बाकियों को रिप्लेस कर सकते हो, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। सो यूट्यूब में क्या एक फ्यूचर हो सकता है आज के क्रिएटर का, जिसको आज निकला है कॉलेज से या फिर आज 12th में, फर्स्ट ईयर में, उसको लगता है कि मुझे क्रिएटर बनना है, तो उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हो सकती है और कितने टाइम में वो पैसा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं? वो एक रोड मैप बता दो उसके। 100%। सबसे पहली चीज़ क्या हो सकता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें वो चाहे तो कैरियर भी बना सकता है। पर मैं सबसे बेस्ट एडवाइस रिकमेंड करूँगा कि आप ना पूरा क्लियर सोच कर बैठें कि आप इससे करोगे कैसे काम। कुछ कैटेगरी होती ऐसी होती है जहाँ पर आप सिर्फ यूट्यूब एडसेंस और ब्रांड कोलैबोरेशन पर पूरा रिलाई कर सकते हो और वहाँ से अपना कैरियर भी बना सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि आप या तो कोई बिजनेस सोच करके बैठे अपने माइंड में, या फिर अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है तो उसको आप कनेक्ट करो सोशल मीडिया से। जैसे कि मेरे एक नोन में परफ्यूम की शॉप है उनकी, और उनके सब्सक्राइबर यूट्यूब पे 4-5 हज़ार कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन वो जो 4-5 हज़ार है ना, वो बहुत क्वालिटी ऑडियंस है, उनके परफ्यूम रेगुलर बाय करती है उनसे, तो महीने का 3-4 लाख का उनका धंधा होता है सोशल मीडिया से। वाओ। मेरे एक नोन में है एक मैनिफेस्टेशन कोच, उनके 12,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, लेकिन उन 12,000 सब्सक्राइबर में बहुत क्वालिटी ऑडियंस है, तो उनको लीड्स मिलती है। मैनिफेस्टेशन वो कोच है तो उनको लीड्स मिलती है, और वो उनके कोर्सेज को बाय करती है। 1.5 लाख के उनके कोर्स होते हैं, तो वो उनके बाय करती है। तो मान लो कि 10 लोगों ने भी बाय कर लिया उनका, तो 10 लाख का तो रेवेन्यू वहीं से उनका क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना बिजनेस कुछ ना कुछ माइंड में रखना पड़ेगा। कोई एक चीज़ जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो और उसमें आप लोगों को कुछ सिखा सको आने वाले टाइम में, पेड प्रोग्राम के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, किसी भी तरह से। तो आप वो सोच करके चलो। तो कोई एक चीज़ आप पकड़ो पहले, कोई भी एक चीज़ हो सकती है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा भी हो, और उस चीज़ में फिर आप 6-7 महीने दिल लगा करके मेहनत करो। उस चीज़ में पहले आप अपनी एक्सपर्टीज हासिल करो, उस चीज़ में आप खुद सीखो पहले, फिर आप लोगों को सिखाओ, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करो, उसके बाद फिर लोग आपको देखते देखते हैं इस चीज़ में। सो जैसे आप अपना एग्जांपल दे दो, आप कुछ कोर्सेज देते हो, हाँ। राइट? सो वो कोर्सेज किस चीज़ के हैं? वो कोर्सेज इसी चीज़ के होते हैं जिस पर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कि अगर कोई भी इंसान क्रिएटर बनना चाहता है, वो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, कौन कौन सी नीश इंडिया में चलती है उस पर अगर वो करना चाहता है, अगर वो कैमरे के सामने बोलना सीखना चाहता है, वॉइस मॉड्यूलेशन की टेक्निक चाहता है, टॉपिक कैसे फाइंड आउट करे, वीडियो एडिटिंग कैसे करे, थंबनेल डिजाइनिंग कैसे करे, यानी पूरा कंप्लीट क्रिएटर के लिए जो चाहिए होता है, करेक्ट वो सारा कुछ हम उसमें सिखाते हैं। गाइस। तो यही आपका प्लान भी हो सकता है गाइस, अगर आपको लगता है आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है और आपको प्लान बी की ज़रूरत है, तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मैं लिंक्डइन पे जैसे कोलैब्स करती हूँ तो मेरे को अर्निंग आती है। देन इंस्टाग्राम में मैंने अपनी एक प्रोफाइल बनाई कि मुझे लगता है कि मेरी ये नीश है, मैं रेज्यूम एडिटिंग सिखा सकती हूँ, मैं आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करा सकती हूँ, मैं एक तरीके से करियर कोच हूँ, राइट? तो मैं इसी के लिए वर्कशॉप्स भी देती हूँ और इसी की मेरी अर्निंग हो सकती है, राइट? सो हाँ, दैट आप कैन बी माय कोई प्लान बी। ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि मैं कहता हूँ कोई एक चीज़, जैसे आप करियर कोच हो, अब आप करियर कोचिंग को सोशल मीडिया से कनेक्ट कैसे कर सकते हो, आपको ये Correct. फोकस करना है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कोच हो तो आप कंटेंट बनाओ सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे। है इस इंडिया में 2 ऐसे क्रिएटर है जो मैनिफेस्टेशन पे सिर्फ, उसके अलावा कोई कंटेंट बनाते ही नहीं, प्रॉपर बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, साल का 100-200 करोड़ आराम से वो कर लेते हैं उस चीज़ से भी। तो आप सोचो कि ऐसे और भी है, मैं बताता हूँ, एक फीमेल है जो दिल्ली से ही सिलाई सिखाती है, और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है 1.5 लाख, कमाती है 30 लाख। वाओ। तो लेकिन वो सिर्फ सिलाई सिखाते हैं। वो सिलाई सीखने वाली ऑडियंस भी कितनी लिमिटेड है, बहुत कम है, लेकिन वो बहुत कम में भी अच्छा करते हैं क्योंकि उनके पेड प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें एक्सपर्टीज हासिल की उन्होंने। तो यस, वहाँ से भी बहुत करते हैं। तो और आप पेशेंस भी चाहिए। पेशेंट तो बिल्कुल चाहिए होगा। आप 1 साल तो सोच लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप ये कर सकते हो तो यहाँ पर आओ, अदरवाइज आपके लिए ये चीज़ नहीं है। राइट, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं जॉब करता तो मेरे को भी सी फर्स्ट मंथ से अर्निंग हो जाती, राइट? लेकिन राइट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए दीपक, कि जिसको न्यू कंटेंट क्रिएटर है उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? बस एक फ़ोन। हाँ, अगर वो चाहे सिर्फ फ़ोन से कंटेंट क्रिएट कर सकता है। एंड माइक? देखो, अगर आप फेस वाला वीडियो शूट कर रहे हो और अगर आपका फ़ोन दूर रखा हुआ है तो फिर आपको माइक की ज़रूरत है। अगर आप फेसलेस वीडियो बना रहे हो तो वहाँ पर डायरेक्टली आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो फ़ोन से भी। फ़ोन का माइक बहुत अच्छा होता है, तो माइक का यस कर सकते हो। माइक में 1-2 हज़ार रुपये का अच्छे माइक मिल जाते हैं, 2,000 में आ जाते हैं। आप उसी को परचेस करो, बाकी अभी फ़ोन से कंटिन्यू करो। लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास लाइटिंग अच्छी होगी, कैमरा अच्छा होगा, लैपटॉप कंप्यूटर होंगे तब मैं ये चीज़ करूँगा। देखो, मैं कहता हूँ लोगों से कि अगर आप फ़ोन से नहीं कर सकते ना, आप लैपटॉप से भी नहीं कर पाओगे। आज जो आपके पास में, अगर उससे नहीं करो तो आपकी आदत है राइट। आजकल बहाने फोन देने इतना की। हैंडी है और उसमें सारे फीचर्स है। आई थिंक मेरी तो खुद की सोशल मीडिया ऑफिस में जो टीम है वो यही कहते हैं कि हमें कैमरा वैमरा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक आईफोन दे दो। आईफोन दे दो, क्योंकि हमें उसी से शूट करना है, उसी में एडिट करना है, उसी से पोस्ट करना है, सब कुछ उसी से ही करना है, बिकॉज इट्स वेरी हैंडी। आप कितनी बार इसमें रीशूट करो, कितनी बार इसको डिलीट करो, सब करो। तो नहीं, सही चीज़ है। तो फ़ोन चाहिए बस, और फ़ोन से अगर आप कर सकते हो तो ऑन टाइम में लैपटॉप वगैरह से फिर आप कर सकते हो। अच्छा, अभी तक हमने आपके सक्सेस की बात करी, आपने क्या अचीव किया वो सब। अब आप मुझे थोड़ी सी कंटेंट क्रिएशन की डार्क साइड बताइए कि इसके और पीछे, जैसे आपको कभी ना कभी ऐसा लगा कुछ डाउनफॉल आया होगा आपके, ऐसी चीज़ें हुई होंगी, कुछ उसके बारे में बताइए। या फिर कुछ ट्रोल्स हुआ, कुछ बर्नआउट हुआ, एक प्रेशर होता है कि यार मन नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो तो बनानी पड़ेगी, कंटेंट नहीं है नेक्स्ट। सबसे बड़ी डार्क साइड पता है क्या होती है? जैसे क्रिकेट का इंडिया में बहुत क्रेज़ होता है। मैं क्रिकेट के एग्जांपल से बताता हूँ। तो क्रिकेट का इंडिया में बहुत क्रेज़ होता है,
और कितने ही लोग आप देखो जो क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं, नेशनल टीम के लिए चाहते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर आप देखो सालों से जो है वो 11 ही लोग खेलते हैं टीम में। 8 दिन में टीम में 11 ही लोग खेलेंगे, उस 11 में से भी आप देखोगे पिछले 10-15 साल से 5-7 लोग ऐसे हैं जो कि फिक्स से खेल रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी, इस तरह के जो प्राइम प्लेयर्स होते हैं वही खेलते हैं वहाँ पर। तो बच्चे हुए लोग होते हैं, बस कुछ ही स्लॉट्स खाली होते हैं, उसमें आते हैं, कई बार प्लेयर चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो क्रिकेट में आप देखो कितने ऐसे लोग हैं जो सालों से मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद भी कभी इंडियन टीम में खेल ही नहीं पाते, कभी उनका करियर बनता ही नहीं है। तो उमेश यादव एक क्रिकेटर है, बॉलर है, उनसे क्वेश्चन भी किया गया था, तो उन्होंने कहा कि फिर वो बाकी लोग का जो करियर है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, और वहाँ पर फिर वो कुछ ना कुछ जॉब वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, उस तरह से अपना जो खर्चा है वहाँ पर वो चलाते हैं। तो मैं यहाँ पर लोगों से कहता हूँ कि सबसे बड़ी डार्क साइड तो ये है कि 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर इंडिया में, 8 करोड़, इसमें से सिर्फ 15 लाख लोग पैसे कमा पाते हैं, 15 लाख, और इसमें से भी 2 लाख ही ऐसे लोग होते हैं जो कि महीने का 50,000 से ज़्यादा कमा पाते हैं। तो बाकी लोग जो है ना, सबसे बड़ा जो डार्क साइड है वो यही कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लोग आते हैं यहाँ पर, टाइम देते हैं, छोड़ देते हैं, वापस टाइम देते हैं, छोड़ देते हैं, एग्जैक्टली। और उसमें भी ये प्रॉब्लम ये होती है कि वो आते हैं, छोड़ देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर आते हैं, छोड़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, और इस तरह से अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। इससे बढ़िया है कि लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अब उन पर फोकस करो, उन पर फोकस करके बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो या तो आप अच्छे से कर लो इस चीज़ को, नहीं हो रहा तो इसको आप छोड़ो, टाइम रहते छोड़ देना बहुत बड़ी सक्सेस होती है। मत करो। यस, लोग 4-5 साल तक लगे रहते हैं, कुछ नहीं हो रहा फिर भी लगे रहने, छोड़ दो ना। दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जो की जा सकती है, तो कोई बिजनेस करो, कोई जॉब करो, कुछ करो, वहाँ से आप पैसा कमाओ। तो टाइम रहते छोड़ देना बहुत बड़ी सक्सेस आपके लिए। एक्चुअली भटके हुए लोग बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, जिनको पता ही नहीं है कि मुझे इस चीज़ में परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो बाबर छोड़ के जो वापस आके करते हैं। हाँ, वो ये कि उनको ना तो उनका अंदर विजन क्लियर है, ना उनको समझ उस तरह की, ना उनके पास में गाइडेंस। फिर वो यही कहते हैं कि यार मुझे सक्सेस ही नहीं मिल पा रही, exactly. मेरे साथ ही बुरा होता है, भगवान मेरे साथ ही बुरा कर रहा है। राइट, इट्स ट्रू, राइट। राइट। तो फिर वो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, कुछ हो नहीं पाता। तो आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट जॉब या फिर कंटेंट क्रिएशन, किस में ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी कॉर्पोरेट में। हाँ। सिक्योरिटी देखो कॉर्पोरेट में ज़्यादा है, आजकल नहीं है वैसे, वहाँ पर भी लेकिन फिर भी कंटेंट क्रिएशन थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट में आप जाते हो तो पहले महीने से आपकी अर्निंग होती है, कंटेंट क्रिएशन में तो आपकी अर्निंग भी नहीं होती है, उसके बाद भी रिस्क होता है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाँ। अगर कल को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गए, हाँ। आपके फॉलोअर्स, आप सुबह उठते हो, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद, यूट्यूब बंद, इंस्टाग्राम बंद, यहीं पर आपकी मेन है, तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, मुझे इसमें मतलब ये ऑलरेडी मैं सोच चुका हूँ क्योंकि हम यहाँ पर हमको भी तो सोचनी पड़ती है चीज़ें। बना रखा है सॉलिड दीपक ने अपना वो मेरे पास मोटा अकाउंट बैलेंस है तो वो चीज़ मैं ऑलरेडी सोच चुका हूँ। ठीक है, अगर वो हो भी सकती है और वैसे भी हो सकती है, उसमें पूछना क्या, वैसे भी हो सकती है चीज़ें ये। तो उसमें यही है कि हम फिर से कंटेंट बनाएंगे, फिर से अपना ऑडियंस जो है वो डेवलप कर लेंगे। देखो अगर हमारे पास में 5 मिलियन, मान लो मेरे पास में ओवरऑल फॉलोवर्स है, 5 मिलियन एक्टिव नहीं है। कुछ ऑडियंस मैंने 6 साल पहले गेन की थी, वो 6 साल पहले वाली ऑडियंस किसकी शादी हो गई, किसके बच्चे हो गए, कौन क्या देखता है, कहाँ नहीं देखता है, कौन है दुनिया में, कौन नहीं है, कुछ पता नहीं है। ऐसी ऑडियंस भी है, कई सारे एक्टिव नहीं है उसमें से, कुछ एक्टिव है, कुछ बहुत अच्छे फैन है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे फैंस है। तो ये हम कंटेंट बनाएंगे, लोगों को वैल्यू देंगे, तो फिर से जो ऑडियंस है ना ढूंढ करके हमारे पास में आई जाएगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि ऑडियंस को कुछ ना कुछ देखना ही है, तो हम फिर से बना लेंगे ऑडियंस। आपने वो फेस वैल्यू क्रिएट कर। हाँ, इसका डर उस इंसान को होता है जिसने गलत तरीके से ऑडियंस डेवलप करी है, और जो डिजर्व नहीं करता इस चीज़ को, क्योंकि समझ गलत तरीके से आ गई एक बार, अगली बार लोग नहीं आएंगे। लेकिन हमको पता है कि हमने कंटेंट दिया, हमने कंटेंट से ऑडियंस गेन किया, तो हम वापस से बना लेंगे। सो अगर हम आज से 10 साल बाद की बात करें और लोग वापस सोचे आपके पुराने दीपक को, आप किस चीज़ से जानना चाहते हो कि लोग आपको जाने? आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद मुझे मल्टीपल चीज़ों के लिए लोग जानेंगे। एक तो एज अ मोटिवेशन स्पीकर भी लोग मुझे जानते हो, उसके जानेंगे भी सही कि मैं मोटिवेट करता हूँ लोगों को। दूसरी चीज़, मैंने लोगों को बहुत सोशल मीडिया सिखाया है, तो उस वजह से भी लोग मुझे बहुत जानेंगे। हो सकता है फाइनेंस में भी थोड़ा भी मैं एक्टिव हूँ, तो उसमें भी लोग मुझे जाने। तो अभी तो मैं वहाँ तक सोच रहा हूँ कि इन 3-4 चीज़ों में लोग मुझे जानेंगे। लाइक आपने भी बोला कि नीश से स्टिक रहना चाहिए, और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आपने कैसे फाइनेंस में स्विच किया? यू स्टडीड अबाउट इट? नहीं, हाँ, मुझे मेरा इंटरेस्ट भी उसमें है, और ऐसा नहीं है कि उस बारे में बात नहीं कर सकते। आई थिंक आप थोड़ा मैथ्स में फास्ट हो, राइट? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। लेकिन फाइनेंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी पैसा आने के बाद फाइनेंस में इंटरेस्ट सबको आ जाता है। यस, ये बहुत सही बात कही आपने, आ जाता है। आपको लगा आपने क्योंकि अपने पैसे को मैनेज करना सीखा, एंड देन यू आर टेलिंग अदर्स हाउ टू मैनेज द मनी। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने खुद के कंटेंट, खुद के पैसे मैनेज करने के लिए बहुत कंटेंट देख लिया, तो हमें कंटेंट का आइडिया मिल गया उससे। हमने जल्दी पैसा कमाया, तो हमने पैसों को इन्वेस्ट किया, फिर गलतियाँ भी की, और फिर कैसे पैसा बनता वो भी हमने देखा, तो इसलिए हम थोड़ा सा सिखा सकते हैं अच्छे से, तो इसलिए हमें इंटरेस्ट आता है। सो टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन दीपक, बहुत मज़ा आया। आप बस ये बताइए कि कंटेंट क्रिएशन का ऐसा क्या एक सच है जो एक क्रिएटर को याद रखना चाहिए
कुछ भी करने से पहले अपने लाइफ में? क्या ऐसा सच है जो सबको याद रखना चाहिए? वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आप एक चीज़ माइंड में रखो कि ये सबके लिए नहीं है। लोग इसमें बहुत लोग आते हैं, सोचते हैं कि हम यहाँ से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर ऐसा रियलिटी नहीं होती है। हाँ, सच अगर अब एग्जैक्टली सच अगर आप सुनना चाहते हो तो लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत जल्दी हो जाती है, चीज़ आसानी से हो सकती है, कोई भी आएगा कर देगा कभी भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस तरह से आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, कॉलेज में पढ़ाई करते हो, डिग्री परस्यू करते हो, फिर आप इंटर्नशिप करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो उसी तरह से अगर आप इस चीज़ को एज अ करियर लेते हो तो यहाँ पर भी आपको उतनी ही मेहनत, उतना ही एफर्ट डालना पड़ता है। सीरियसली कंटेंट क्रिएशन अगर आप सीरियस होकर करते हो तो अपने आप में फुल टाइम काम होता है कई बार। राइट। अगर आप अकेले करो तो आपके लिए फुल टाइम काम है। एक्चुअली में वीडियो एडिटिंग टाइम लेती है, थंबनेल्स एग्जैक्टली टाइम लेती हैं, क्रिएशन, बहुत चीज़ें, सोचना पड़ता हाँ है, सोचना स्क्रिप्ट पड़ता है। लिखना, उसको शूट करना, हर शूट का रीशूट करना पड़ता है, बहुत एग्जैक्टली सारी हर चीज़ अपना फुल टाइम से, क्या हाउस वाइफ भी करे ना वो भी अपना फुल टाइम काम होता है। राइट। लोग उसको काम नहीं मानते पर वो अपने आप में एक फुल टाइम काम होता है। आप जॉब करते हो फुल टाइम काम है, दुकान चलाते हो फुल टाइम काम है, उसी तरह से कंटेंट क्रिएशन एक फुल टाइम काम है जो कि मैं करता हूँ। तो मुझे पता है कि फुल टाइम काम होता है, इसलिए सीरियस होकर करो, सोच समझ कर करो। अगर करते हो तो यस इसमें सक्सेस बहुत है। वैसे मैंने लास्ट कहा था, एक और चीज़ पूछ हाँ लेती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि आपने 16 इयर्स की एज में अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर दी थी। सो अगर आज आप फिर से 16 इयर्स के होते, 16 अगेन, सो आप इस बारी क्या डिफरेंट करते अपना ये गोल अचीव करने के लिए? ये चीज़ करने के लिए मैं सोचता कि भले मेरे कम फॉलोअर्स हो, 4-5 मिलियन ना भी हो, भले 4-5 लाख भी नहीं, हो, आप ही सोचो आपको फिर से स्टार्ट हाँ मैं करना कर रहा है, हूँ फिर से स्टार्ट करना। एकदम तो आप एक उठे चीज़, हो, आप 16 इयर्स के हो, अब हाँ आप तो क्या मैं करोगे? एक चीज़ करूँगा कि अगर मैं कैपेबल हूँ और मेरे पास में सही कैमरा फ़ोन है तो मैं फेस कैम वीडियो ही बनाऊंगा। मैंने पहले फेस बनाया लेकिन सपोर्ट नहीं किया, तो मैंने वॉइस ओवर में कंटिन्यू किया था। लेकिन अगर आज मेरे पास में यही कैपेबिलिटी और मुझे स्टार्ट करना हो फिर से, तो मैं फेस कैम वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फेस कैम वीडियो से अपना जो ब्रांड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो मैं पहले अपने खुद के फेस कैम वीडियोज़ बनाऊंगा, और हो सके तो मैं ये कैटेगरी चूज़ करूँगा जहाँ पर बहुत पैसा बनेगा, फाइनेंस में चूज़ करूँगा, और फाइनेंस से मैं स्टार्ट करूँगा और वहीं से लोगों को प्रॉपर अपनी एक इमेज बनाऊंगा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की। ओके। और वो ये चीज़ आपको पता है फिनटेक में ज्यादा पैसा है। Right. पैसे के पीछे भाग रहे हो, फिनटेक वालों को महंगे वाले कोलैब्स मिलते हैं, मुझे पता है। ठीक तो है। मैं ये चीज़ करूँगा, फेस की वीडियो बनाऊंगा, फाइनेंस की नीश में मैं जाऊँगा, और वहाँ टेस्ट एंड ट्रायल करके हम उससे कंटेंट को ग्रो करेंगे। ठीक है, बस एंड कर दो आप फटाफट से, कुछ मोटिवेशनल सी बात बोल दो हमारी जेनजी को। यही बात है कि बस देखो, आज अगर आपने पॉडकास्ट देखा और अगर आज आपका मन हुआ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का, और अगर आज आपने नहीं किया स्टार्ट, तो यकीन मानो कल भी नहीं कर पाओगे और कभी नहीं कर Right. पाओगे। तो इसलिए अगर आज आपका मन किया है, आज ही चैनल बनाओ, आज ही कोई वीडियो डाल दो। ये वीडियो डाल दो आप रील बना करके कि हाय दोस्तों मेरा नाम ये है, मैं आज से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप मुझे देख रहे हो नहीं देख रहे हो, अगर देख रहे हो ठीक है, नहीं देख रहे हो कोई इट्स ओके, मैं कंटेंट बनाऊंगा आगे, जो मन में आ रहा है बोल दो और कंटेंट आज आप पोस्ट कर दो। आज अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप उन हज़ारों लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे जो कल अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, परसों अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक साल बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, और एक साल बाद आप कहाँ पर होगे आप खुद सोच लो, अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो। आई थिंक ये एंड वाला सबसे बेस्ट था। सो गाइज, सच में दिस इज द टाइम। एक वो टुमारो कभी नहीं आने वाला, आपको लगता है कल करेंगे, वो कभी नहीं आएगा। सो आपको आज ही अपनी क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करनी है, अभी बना दो, कुछ भी डाल दो। अगर आपकी वीडियो को 100 लोग भी देख रहे हैं तो कम से कम 100 ने तो देखा, 100 के शायद आपको 1 ही लाइक आए, 2 ही लाइक है, शायद उसमें से 1 लाइक आपका ही हो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको लगेगा आपको लर्निंग होगी, क्योंकि लर्निंग से कंटेंट क्रिएटर बनता है। 100%। और धीरे धीरे आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे जो शायद लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत लोग सोच रहे हैं और अभी भी थोड़ी भीड़ कम है, आगे और होने वाली है। फटाफट से स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। सो गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पॉडकास्ट, सो कीप सब्सक्राइबिंग। एंड दीपक को तो आप जानते ही हैं, और दीपक ने मुझे टेस्टिमोनियल दे दिया है कि वान्या को फॉलो कर दो, तो मुझे फॉलो कर देना। सो गाइज, कीप लविंग अस, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।